कर्ज के बोझ तले दबे अपने भाई को जब क्रूर सूदखोर अगवा करने वाले थे, तभी उसकी छोटी बहन वहां धमकी और उन गुंडों के सामने खड़ी हो गई। उसकी असली पहचान यह थी कि वह भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्से की एक सक्रिय कमांडो थी, जो घातक युद्ध कला और आतंकवाद विरोधी अभियानों में माहिर थी। उसने अपनी अविश्वसनीय लायकी क्षमता से उन गुंडों को पलक झपकते ही धूल चटा दी। लेकिन यह तो एक बहुत बड़ी साजिश और एक ऐसे युद्ध की शुरुआत थी जिससे बचा नहीं जा सकता था। अपने भाई को बचाने माहिर थी के लिए उसकी दर्दनाक लाइफ शुरू हो चुकी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद। कस्बे के बाजार की देर दोपहर हमेशा की तरह शांत और सुस्त थी। पुरानी टिन की छतों वाली इमारतें बाजार की गली में दूर तक फैली हुई थी और उसी गली के आखिर में रोहन सिंह की सिंह हार्डवेयर की दुकान थी। आधे खुले शटर के पार दुकान में हर तरह के लोहे के सामान और औजार बिखरे पे थे, जो बीते समय की कहानी कह रहे थे। हवा में लोहे के बुरादे और पुराने तेल की तीखी गंध तैर रही थी। रोहन सिंह धूल भरे काउंटर पर सिर रखकर झपकी ले रहा था। कई दिनों से आ रहे कर्ज वसूली के फोन कॉल्स और नींद की कमी से उसकी नसें किसी पुराने फ्यूज की पारा था तरह टूटने की कगार पर थी। जैसे ही एक काली गाय दुकान के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 हट्टे कट्टे आदमी उतरे, बाजार की शांति कांच की तरह टूट गई। वे सब काले कपों में थे, जो उनके सलीके से ज्यादा धमकी देने का एक जरिया लग रहा था। उनकी मैली शर्ट और क्रूर चेहरे उनके पेशे का अंदाजा दे रहे थे। उनमें से सबसे आगे मोटी गर्दन पर सोने की मोटी चेन पहने एक आदमी दुकान के अंदर घुसते हुए चिल्लाया, ओए रोहन, मरे होने का नाटक बंद कर और बाहर निकल। उस आवाज ने रोहन के सोते हुए कानों को चीर दिया। वह डरकर उठा और उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। यह वही आवाज थी जो उसने कुछ दिन पहले फोन पर सुनी थी, भाई ठाकुर नाम के एक सूदखोर की। रोहन अनजाने में पीछे हटने लगा। दुकान एक बंद गली की तरह थी, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। भाई ठाकुर, आप यहां कैसे? हरामखोर, तू फोन तो उठा नहीं रहा था तो मुझे खुद ही आना पा। वादा किया हुआ दिन कब का निकल गया और अभी तक कोई खबर नहीं। मेरा पैसा क्या तेरे बाप का माल है? भाई ठाकुर ने काउंटर पर मुक्का मारा, जिससे पुरानी लक्की चीख पई। उसके साथ आए गुंडे दुकान के अंदर घुस गए और रोहन के भागने का रास्ता रोक दिया। उनकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थी, जिसे अपना शिकार मिल गया हो। ठाकुर साहब, बस कुछ दिन और दे दीजिए। चुप कर, यह बात सुनकर मैं थक गया हूं। आज तेरी किडनी या जिगर में से कुछ एक निकाल कर ले जाना पड़ेगा, तभी हमारा हिसाब बराबर होगा। भाई ठाकुर ने इशारा किया और एक गुंडे ने रोहन का गिरेबान पक लिया। कागज की गुइयां की तरह खींचते हुए रोहन की आंखों में निराशा भर गई। ठीक उसी समय उसका हाथ छो दो दुकान के दरवाजे से एक ठंडी और मजबूत आवाज आई। वहां एक जवान लड़की खड़ी थी, जिसके कंधे पर एक छोटा बैग था, जैसे वह भी अभी आई हो। उसके लंबे बाल कसकर बंधे हुए थे और उसने एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने दुकान के तनाव भरे माहौल को एक पल में बदल दिया। वह अनन्या सिंह थी, रोहन की इकलौती छोटी बहन। वह छुट्टी पर अपने भाई से मिलने आई थी। भाई ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। एक दुबली पतली बिना मेकअप वाली लड़की जो दुनियादारी से अनजान लग रही थी। तू कौन है? इसकी बहन है क्या? अपने भाई का कर्ज चुकाने आई है? जिस्म बेचकर चुकाएगी क्या? भाई ठाकुर की घटिया बात पर उसके गुर्गे हंसने लगे, लेकिन अनन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसकी आंखें बिना हिले सिर्फ उस गुंडे की कलाई पर टिकी थी, जिसने रोहन का गिरेबान पक रखा था। मैंने कहा, उसका हाथ छो दो। हाँ, इस लक्की का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक औरत क्या कर लेगी? अगर मार खाना नहीं चाहती तो दफा हो जा यहां से। भाई ठाकुर ने तिरस्कार से इशारा किया। रोहन का गिरेबान पके हुए गुंडा हंसते हुए अनन्या की ओर बढ़ा। लकी, अपने भाई की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन यह तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। जैसे ही उस गुंडे का हाथ अनन्या के कंधे की ओर बढ़ा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनन्या ने सिर्फ अपना शरीर हल्का सा घुमाया और उसके हाथ से बच गई। उसी पल उसका हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और उस गुंडे की कलाई पकड़ी। फिर एक फुर्तीले मूवमेंट के साथ उसने उसकी बांह को उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया। आह! उस भीमकाय गुंडे के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसकी बांह एक अजीब कोण पर मुई हुई अनन्या की पग में थी। अनन्या ने फिर उसके घुटने के पीछे लात मारी। उसका विशाल शरीर संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। धाम की आवाज के साथ हार्डवेयर की दुकान की धूल हवा में उपलिक गई। यह सब एक पल में हो गया था। भाई ठाकुर और दूसरे गुंडे के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उनकी आंखों में अनन्या अब एक कमजोर लड़की नहीं थी। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी ठंडक थी जो केवल अनगिनत लड़ाइयां लड़ने वाले के पास हो सकती है। मादर! बचे हुए गुंडे ने स्थिति को समझते हुए गाली दी और अपना मुक्का चलाया, लेकिन उसका मुक्का हवा में ही रह गया। अनन्या ने झुककर मुक्के से बचते हुए अपनी कोहनी उसके पेट में दे मारी। ओह!
की आवाज के साथ उस गुंडे की सांस रुक गई। अनन्या ने दर्द से झुके हुए उस गुंडे की ठुड्डी पर अपने घुटने से वार किया। सिर्फ एक हमले में दूसरा गुंडा भी मुंह से झाग निकालते हुए जमीन पर गिर पड़ा। भाई ठाकुर अपनी आंखों के सामने हो रहे इस मंजर पर यकीन नहीं कर पा रहा था और पीछे हटने लगा। यह सिर्फ लाई की काबिलियत नहीं थी, यह मानव शरीर के कमजोर हिस्सों को सटीक और प्रभावी ढंग से नष्ट करने की एक घातक प्रशिक्षित तकनीक थी। अनन्या गिरे हुए दोनों आदमियों को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे भाई ठाकुर की ओर बढ़ी। उसके कदमों की आहट दुकान की खामोशी को चीरती हुई भयानक लग रही थी। औरत समझकर मैंने तुझे कमजोर समझा। भाई ठाकुर डर से अकलाने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और कहीं फोन करने लगा। सब लोग यहां आ जाओ अभी। इसी वक्त सिंह हार्डवेयर पर फोन बंद करके भाई ठाकुर अनन्या पर चिल्लाया, हां, तू कितनी भी काबिल क्यों ना हो, अकेले क्या कर लेगी? अभी मेरे सारे आदमी यहां आ जाएंगे, दर्जनों आदमी। तब देखता हूं कि तू इतनी होशियारी कैसे दिखाती है। उसकी बात खत्म होते ही बाजार की गली से दर्जनों कदमों की आड़ जमीन को कंपाती हुई आने लगी। काली गायें धूल उगाती हुई दुकान के सामने जमा हो गईं और दरवाजों के खुलते ही बेसबॉल बैट और लोहे की पाइप लिए हुए खूंखार चेहरे वाले आदमी बाहर निकलने लगे। एक पल में सिंह हार्डवेयर के सामने दर्जनों गुंडे जमा हो गए। बाजार के दुकानदार और ग्राहक डरकर दूर हट गए और सांस रोककर यह नजारा देखने लगे। अनन्या ने बिना किसी घबराहट के उन सबको देखा। फिर वह डर से कांप रहे अपने भाई रोहन के सामने खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली, भाई तुम बस मेरे पीछे रहना। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसमें किसी भी स्टील से ज्यादा मजबूत इरादा था। वह भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स से पैरा एसएफ की एक सक्रिय आतंकवाद विरोधी टीम लीडर कैप्टन अनन्या सिंह थी। वह सिर्फ एक छोटी बहन नहीं थी, वह देश द्वारा तैयार किया गया एक जीता जागता हथियार थी। अनन्या की आंखें किसी ब्लेड की तरह तेज हो गईं। बाजार के बीच में दर्जनों गुंडों के सामने अकेली खड़ी अनन्या की पीठ पर ढलते सूरज की रोशनी एक लंबी परछाई बना रही थी। यह सिर्फ कर्ज वसूली का मामला नहीं था, यह एक लंबे युद्ध की शुरुआत थी। बाजार की हवा किसी खिंचे हुए धनुष की डोरी की तरह तनावपूर्ण थी। दर्जनों गुंडों ने लोहे की पाइप और डंडे संभालते हुए अनन्या और रोहन को घेर लिया। उनकी आंखों में अपनी संख्या पर घमंड, दुश्मन को कम आंकने का अहंकार और होने वाली हिंसा के लिए एक क्रूर उम्मीद का मिश्रण था। दूर से देख रहे बाजार के लोग सांस रोके हुए थे। कुछ फुसफुसा रहे थे कि पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे उन गुंडों के खौफनाक माहौल से सहमे हुए थे। भाई ठाकुर भी के पीछे से एक घटिया मुस्कान के साथ चिल्लाया, इस लक्की के हाथ पैर तो दो, जान से मत मारना, बस इसे इतना दर्द दो कि यह जिंदगी भर याद रखे। उसकी बात एक संकेत थी। सबसे आगे खचे दो गुंडे चिल्लाते हुए अनन्या की ओर दौड़े। एक ने लोहे की पाइप अपने सिर के ऊपर उठाई और दूसरे ने बगल से डंडा घुमाया। यह एक मिला जुला हमला था। एक आम इंसान के लिए यह एक ऐसी स्थिति थी जिससे बचना नामुमकिन था, लेकिन अनन्या पीछे नहीं हटी। इसके बजाय वह एक कदम आगे बढ़ी। इससे पहले कि लोहे की पाइप उसके सिर पर पत्ती, वह अविश्वसनीय गति से नीचे झुक गई। उसी समय उसने आगे बढ़कर डंडा घुमाने वाले आदमी की कलाई पकड़ी। फिर उसने उसके शरीर को एक ढाल की तरह अपने सामने खींच लिया। खचाक, उस आदमी की पीठ पर एक जोरदार आवाज हुई। उसके साथी की लोहे की पाइप उसके सिर पर लगी थी। बिना चीखे गिरते हुए अपने साथी के शरीर को लात मारकर हटाते हुए अनन्या ने कलाई पके हुए आदमी की बांह मरोकर उसके हाथ से डंडा छीन लिया। यह सब सिर्फ एक सेकंड में हुआ था। अनन्या के हाथ में मौजूद डंडा हवा में तेजी से घूमने लगा। वह बचाव नहीं कर रही थी, वह सिर्फ हमला कर रही थी। उसके मूवमेंट किसी नृत्य की तरह सुंदर थे, लेकिन उनका परिणाम भयानक रूप से विनाशकारी था। डंडा दौड़ते हुए आ रहे गुंडों के घुटनों, कोहनियों और कॉलरबोन जैसे जोहों पर सटीक और बेरहमी से बरस रहा था। हड्डियां टूटने की भयानक आवाज के साथ बाजार में चीखें गूंजने लगी। वह सिर्फ डंडा नहीं घुमा रही थी, वह दुश्मन के हमले की दिशा और गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का तुरंत हिसाब लगाकर कम से कम मूवमेंट के साथ सबसे प्रभावी जगह पर वार कर रही थी। ये कोई शैतान है। एक गुंडा डरकर चिल्लाया और लोहे की पाइप जमीन पर पटकने की तरह घुमाई। अनन्या आसानी से बगल हट गई और उसके टखने पर डंडे से वार किया। संतुलन खोकर गिरते हुए उस गुंडे की पीठ पर चक्कर अनन्या ने उसकी गर्दन अपनी बाह में झककर उसकी सांस रोक दी। कुछ सेकंड तक छटपटाने के बाद उस आदमी के शरीर से जान निकल गई। अनन्या एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसने गिरे हुए दुश्मन के शरीर को एक मंच की तरह इस्तेमाल करके छलांग लगाई और दुकान के संकरे दरवाजे का फायदा उठाकर एक साथ कई दुश्मनों को आने से रोक दिया। उसकी लाई का तरीका अराजक और अव्यवस्थित लग रहा था, लेकिन उसमें एक सोची समझी रणनीति थी। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों में इस्तेमाल होने वाली क्राव मागा, कलारीपेट्टू और पैरा एसएफ में सीखी गई घातक युद्ध कला का मिश्रण था, जो उसके शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा था। डरकर हिचकिचा रहे गुंडों के बीच घुसकर अनन्या ने खाली हाथों से लड़ना शुरू कर दिया। उसकी हथेली का किनारा चाकू था और उसकी कोहनी हथौड़ा।
उंगलियों से वह आंखें फोड़ रही थी और हथेली से जबे पर वार कर रही थी। उसके हमलों में कोई झिझक या दया नहीं थी, केवल एक ही उद्देश्य था, दुश्मन को निष्क्रिय करना। रोहन अपनी पीठ के पीछे हो रहे इस नरक को असहाय होकर देख रहा था। क्या यह वाकई उसकी बहन थी? बचपन में रोते हुए नाक पोंछने वाली वह कमजोर लगती नहीं थी, वह अपरिचित और डरावनी लग रही थी। लेकिन साथ ही यह जानकर कि यह शक्तिशाली पीठ उसकी रक्षा कर रही है, उसे एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। देखते ही देखते लगभग 10 गुंडे खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। बाकी लोग उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और अनन्या के चारों ओर दूरी बनाकर चक्कर काट रहे थे। उनके चेहरों पर शुरुआती घमंड की जगह एक अजीब सा खौफ था। भाई ठाकुर के दांत गुस्से से पिस रहे थे। यह एक अविश्वसनीय स्थिति थी। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी पूरी गैंग एक अकेली लक्की के हाथों इतनी बुरी तरह से हार रही है। उसने अपनी गांकी से एक बेसबॉल बैट निकाला। हटो हरामखोरों, सब पीछे हटो। भाई ठाकुर गुंडों को हटाकर खुद सामने आया। वह इस दुनिया का पुराना खिलाड़ी था, उसे लड़ना आता था और सबसे बकर उसे किसी को चोट पहुंचाने में कोई डर नहीं था। तू क्या स्पेशल फोर्सेस से है या कोई हत्यारा है? भाई ठाकुर ने बैट संभालते हुए अनन्या को घूर कर देखा। अनन्या ने बिना हिले डुले उसका सामना किया। उसके माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं, लेकिन उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। मेरे भाई को छूने की कीमत अब तुम चुकाओगे। बकवास बंद कर। भाई ठाकुर पहले आगे बढ़। उसने बैट घुमाने का नाटक करते हुए अनन्या के पैर पर लात मारी। यह एक नीच चाल थी, लेकिन अनन्या ने उसकी आंखों में होने वाली हल्की सी हलचल को देख लिया था। उसने हवा में उछलकर लात से बचते हुए हवा में ही घूमकर अपनी ईकी से उसके कनपट्टी पर वार किया। भाई ठाकुर ने सहज रूप से अपनी बांह उठाकर हमले को रोका। काक की आवाज के साथ उसकी बांह की हड्डी में दर्द की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसने चीखने के बजाय दांत भींच लिए और दर्द सहते हुए जैसे ही अनन्या जमीन पर उतरी, उसने बैट घुमाया। अनन्या ने उतरते ही अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाकर बैट से बाल बाल बच गई। हवा को चीरने की आवाज उसके कानों के पास से गुजरी। लेटी हुई स्थिति में उसने अपने हाथों से जमीन को धकेल कर उठते हुए भाई ठाकुर की ओर छलांग लगाई। फिर उसने अपनी हथेली सीधे उसके सीने पर दे मारी। क्रैक। वह सांस नहीं ले पा रहा था, जैसे उसके फेफों की सारी हवा एक साथ निकल गई हो। भाई ठाकुर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसी पल अनन्या ने उसके हाथ से बेसबॉल बैट छीनकर उसकी जांघ पर जोर से मारा। भाई ठाकुर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अनन्या ने ठंडी आंखों से उसे देखा, फिर बैट को उसके कंधे पर रखते हुए धीमी आवाज में कहा, सब खत्म हो गया, इन सबको लेकर अभी दफा हो जाओ। लेकिन भाई ठाकुर की आंखों में अब भी पागलपन था। उसने खून मिला हुआ थूक थूकते हुए पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। हा हा खत, बकवास मत कर, ये तो बस शुरुआत है। कुतिया, तुझे पता नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। हमारी ताइपन कैपिटल क्या चीज है और मेरे पीछे कौन है, तू सोच भी नहीं सकती। तभी बाजार की गली से तेज सायरन की आवाज आने लगी। शायद किसी ने देर से पुलिस को फोन कर दिया था। बचे हुए गुंडे सायरन की आवाज सुनकर भागने लगे। भाई ठाकुर भी अपने आदमियों के सहारे मुश्किल से उठा। वह दूर जाते हुए नफरत भरी आंखों से अनन्या की ओर, ताज जाते हुए नफरत भरी आंखों से अनन्या की ओर चिल्लाया, आज की इस बेइज्जती का बदला मैं 1000 गुना ज्यादा लूंगा। सिर्फ तेरा भाई ही नहीं, तू भी जहन्नुम का मजा चखेगी, देखती जा। यह कहकर भाई ठाकुर और उसकी गैंग ज्वार की तरह चली गई। बाजार में टूटे हुए सामान, गिरे हुए गुंडों की कराएं और खून और धूल की गंध रह गई। अनन्या ने हाथ में पके बेसबॉल बैट को जमीन पर गिरा दिया। तभी उसका तनाव कम हुआ और वह हाँफने लगी। एड्रेनालाइन का असर खत्म होते ही उसके शरीर की हर मांसपेशी दर्द से चीखने लगी। वह लखखाते हुए अपने भाई के पास गई। रोहन अपनी बहन को एक खाली नजर से देख रहा था। अनन्या, तुम आखिर बस करो, पहले यहां से निकलते हैं। पुलिस आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। अनन्या ने रोहन का हाथ पककर उसे खींचा। उसका दिमाग उलझा हुआ था। भाई ठाकुर की आखिरी बात, ताइपन कैपिटल और उसके पीछे की ताकत उसके दिमाग में घूम रही थी। यह सिर्फ स्थानीय गुंडों का एक समूह नहीं था। उसे एहसास हो गया था कि इस मामले के पीछे कुछ बहुत बड़ा और संगठित है, और अब वे सिर्फ उसके भाई ही नहीं बल्कि उसे भी अपना निशाना बना चुके थे। युद्ध अब शुरू हो चुका था। पुलिस की गाही बाजार के मुहाने पर पहुंचने से ठीक पहले अनन्या रोहन को लेकर हार्डवेयर की दुकान के पिछले दरवाजे से निकल गई। एक संकरी गली से होते हुए काफी दूर दौड़ने के बाद जब वे एक सुनसान नदी के किनारे पहुंचे, तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। सूरज पहाड़ के पीछे डूब चुका था और उसकी लालिमा नदी के पानी को रंग रही थी। रोहन मिट्टी के फर्श पर बैठकर हाँफ रहा था और अनन्या चौकस होकर एक सख्त चेहरे के साथ खड़ी थी। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। नदी के किनारे की हवा और पानी की आवाज ही उन दोनों के बीच गूंज रही थी। सबसे पहले खामोशी रोहन ने तोड़ी। वह अब भी अविश्वास भरी नजरों से अनन्या को देख रहा था। अनन्या, तुम आखिर हो कौन? ये सब कैसे? क्या ये अभी जरूरी है? अनन्या ने रोहन की बात को ठंडक से काट दिया।
उसकी आवाज में निराशा और गुस्सा मिला हुआ था। तुम्हें मुझे समझाना चाहिए भाई, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम उन जैसे लोगों के पीछे पड़े हो? कितना कर्ज है? रोहन ने अनन्या की नजरों से बचते हुए सिर झुका लिया। उसके कंधे शर्मिंदगी से कांप रहे थे। वो दुकान बहुत घाटे में थी, हालात खराब थे, तो मैंने जल्दी में कुछ पैसे उधार ले लिए। मुझे पता था कि ब्याज ज्यादा है, लेकिन यह नहीं पता था कि वे लोग इतने खतरनाक होंगे। मैंने पूछा, कितना? अनन्या के सवाल पर रोहन ने काफी देर तक हिचकिचाते हुए एक धीमी आवाज में जवाब दिया, असल रकम 5 लाख थी, लेकिन ब्याज झुकर अब 20 लाख से ज्यादा हो गई है। 20 लाख! अनन्या की आंखें बही हो गईं। एक छोटे से कस्बे में एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान के मालिक के लिए यह एक अविश्वसनीय रकम थी। कोई कितना भी मजबूर क्यों ना हो, इतना बेतुका कर्ज कैसे ले सकता है? कुछ तो गौब थी। दुकान इतनी मुश्किल में थी, जहां तक मुझे पता है ग्राहक तो थे और गुजारा चल रहा था। 5 लाख रुपयों की जरूरत क्यों पड़ी? बस कई जगह पैसे लगने थे, दुकान की मरम्मत करानी थी और सामान का पैसा भी बकाया था। रोहन का जवाब गोलमोल था, वह अब भी कुछ छिपा रहा था। अनन्या ने और सवाल नहीं किए। यह अपने भाई पर दबाव डालने का समय नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और रोहन के बगल में बैठ गई। ठीक है, आज रात हम यहां नहीं रुक सकते, वे लोग फिर से आएंगे। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाती हूं। अनन्या ने अपना फोन निकाला और कहीं एक छोटा संदेश भेजा, स्थिति गंभीर है, छिपने की जगह चाहिए। कुछ ही देर में जवाब आया, निर्देश भेजे गए, इंतजार कर रहा हूं, उठो, हमें चलना है। अनन्या ने रोहन को सहारा देकर उठाया। दोनों अंधेरे में नदी के किनारे चुपचाप चलने लगे। रोहन अपराधबोध से सिर नहीं उठा पा रहा था और अनन्या अपने दिमाग में आने वाली मुसीबतों के बारे में अनगिनत योजनाएं बना रही थी। टाइपन कैपिटल नाम और उसके पीछे की ताकत, यह साधारण गुंडों से कहीं ज्यादा होने की संभावना थी। भाई ठाकुर का आत्मविश्वास और दर्जनों लोगों को इकट्ठा करने की उसकी क्षमता किसी छोटे शहर के सूदखोर की नहीं हो सकती थी। वे दोनों शहर से काफी दूर एक सुनसान बंद पई फैक्ट्री में पहुंचे। जगह पुरानी और डरावनी थी, लेकिन अनन्या बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चली गई। फैक्ट्री के अंदर एक पुराना कंटेनर रखा हुआ था। जब अनन्या ने कंटेनर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से धीरे से दरवाजा खुला। मैम, क्या हुआ? दरवाजा खोलने वाला एक नौजवान था, जिसने सेना की वर्दी की जगह साधारण कप्पे पहने हुए थे, लेकिन उसका मजबूत शरीर और तेज आंखें बता रही थी कि वह एक आम नागरिक नहीं है। वह अनन्या की ही यूनिट का एक जूनियर था, हवलदार समीर शर्मा। यह मेरा निजी मामला है, बस एक रात के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। बिल्कुल मैम, अंदर आइए। कंटेनर के अंदर एक साधारण बिस्तर, संचार उपकरण और कई तरह के सर्वाइवल गियर रखे हुए थे। यह यूनिट के अनौपचारिक सुरक्षित ठिकानों में से एक था। समीर रोहन को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ भी पूछे बिना चुपचाप उन्हें जगह दे दी। यह उनका अलिखित नियम था। रोहन घबराई हुई आंखों से चारों ओर देख रहा था। यह सब एक सपने जैसा था। उसे पता था कि उसकी बहन सेना में है, लेकिन इस तरह की गुप्त जगहों का इस्तेमाल करना और यूनिट के जूनियर का तुरंत मदद के लिए आना उसकी कल्पना से परे था। अनन्या समीर के साथ कंटेनर के बाहर गई और धीमी आवाज में बात करने लगी। टाइपन कैपिटल के बारे में पता करो, अनौपचारिक तरीकों से, जितनी जल्दी और गुप्त रूप से हो सके। जी मैम, मैं इसके पीछे की पूरी ताकत का पता लगाऊंगा और भाई की दुकान के आसपास के आज दोपहर के सारे सीसीटीवी फुटेज हासिल करो। हो सकता है उन लोगों की गाड़ियों के नंबर और चेहरे मिल जाए। जी मैम। समीर ने बिना किसी झिझक के आदेश का पालन किया। वह अनन्या को सिर्फ एक सीनियर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा अफसर मानता था जिसके लिए वह अपनी जान भी दे सकता था। कंटेनर में वापस आकर अनन्या ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अपने शरीर पर लगे घावों को साफ करने लगी। लगते समय उसे पता नहीं चला, लेकिन उसकी बाहों और पीठ पर कई खरोंचे और नील पक गए थे। रोहन यह देखकर और भी शर्मिंदा हो गया और सिर झुका लिया। अनन्या, मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। माफी तब मांगना जब हम उन सब से निपट लेंगे। अभी होश में रहो। भाई, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, है ना? अनन्या के तीखे सवाल से रोहन के कंधे कांप गए। नहीं, कुछ नहीं छिपा रहा। झूठ मत बोलो। सिर्फ हार्डवेयर की दुकान चलाने से कोई 20 लाख का कर्ज नहीं लेता। बताओ, वह पैसा किस लिए था? जुआ खेला था या कोई नया बिजनेस शुरू किया था? अनन्या के लगातार सवालों से रोहन ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखें बुरी तरह से कांप रही थी। काफी देर की खामोशी के बाद वह आखिरकार टूट गया और बोला, शेयर। मैंने शेयर बाजार में हाथ डाला था। शेयर? पहले तो बस थोड़े से पैसे से शुरू किया था, लेकिन जब मैंने पैसे से पैसा बनते देखा तो मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैं और कमाना चाहता था, इसलिए मैंने दुकान के पैसे भी लगा दिए। फिर एक ही झटके में सब कुछ डूब गया। उसे वापस पाने के लिए मैंने कर्ज ले लिया। कहानी तो ठीक लग रही थी, लेकिन अनन्या को अब भी कुछ खटक रहा था। शेयर बाजार में पैसा गंवाने वाले किसी व्यक्ति की निराशा से ज्यादा रोहन की आंखों में किसी और तरह का डर था, जैसे वह किसी बयराज को छिपाने के लिए एक छोटा मोटा झूठ बोल रहा हो।
तभी समीर एक घबराए हुए चेहरे के साथ कंटेनर के अंदर आया। मैम, कुछ गप है क्या? ताइपन कैपिटल सिर्फ एक सूदखोरी करने वाली कंपनी नहीं है। हमारे नेटवर्क में इसके बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ हल्के सुरागों का पीछा करने पर पता चला है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध हथियारों की तस्करी और यहां तक कि सुपारी लेकर हत्या करने जैसे कामों से भी जुड़ी है। यह एक कॉरपोरेट क्राइम सिंडिकेट है। समीर कुछ पल के लिए रुका और अनन्या की ओर देखा। और भाई ठाकुर नाम का जो आदमी है, उसका असली नाम विक्रम राठौर है। खुफिया जानकारी है कि वह एक पूर्व ब्लैक कैट कमांडो है। माना जाता है कि वह अभी गायब है, लेकिन लगता है कि वह यहां काम कर रहा था। ब्लैक कैट कमांडो। अनन्या की भौहें तन गई। मामला और भी गंभीर होता जा रहा था। सिर्फ गुंडे ही नहीं, बल्कि एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति इस अपराध संगठन का नेतृत्व कर रहा था। तभी उसे लगा कि उसकी चालें साधारण नहीं थी। एक और बात है, समीर ने एक टैबलेट पीसी अनन्या को दिया। स्क्रीन पर हार्डवेयर की दुकान के पास का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। यह वह दृश्य था जब गुंडे आने से पहले विक्रम राठौर गांगी से उतरा था, लेकिन उसके बगल वाली सीट से उतरे एक आदमी के चेहरे ने अनन्या का ध्यान खींच लिया। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके चलने का खास अंदाज और चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। यह आदमी। अनन्या ने फुटेज को जूम किया और जैसे ही उस आदमी ने लापरवाही से अपना सिर घुमाया, उसका साइड प्रोफाइल एक पल के लिए दिखाई दिया। उसी पल अनन्या का पूरा शरीर जम गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह आदमी कुछ साल पहले यूनिट के एक भ्रष्टाचार मामले में शामिल होने के कारण अपमानजनक तरीके से बर्खास्त किया गया उसका पुराना साथी हवलदार अजय था। वह व्यक्ति जिसके साथ उसका बुरा रिश्ता था और जिसने कसम खाई थी कि वह एक दिन उससे बदला जरूर लेगा। अब सब कुछ साफ हो गया था। यह कोई संयोग नहीं था। उसके भाई का कर्ज सिर्फ एक चारा था। शुरू से ही उनका निशाना रोहन सिंह नहीं, बल्कि वह खुद अनन्या सिंह थी। यह एक सुनियोजित जाल। हवलदार अजय, असली नाम अजय कश्यप। उसका चेहरा देखते ही अनन्या का दिमाग अतीत की यादों में डूब गया। वह कभी अनन्या की टीम में उसका जूनियर था। उसके पास शानदार शारीरिक क्षमता और साहस था, लेकिन उसके अंदर एक विकृत महत्वाकांक्षा और क्रूरता छिपी हुई थी। वह मिशन के दौरान अत्यधिक हिंसा का इस्तेमाल करता था और लूटे हुए सामान को अपने पास रख लेता था, जिससे कई बार समस्याएं खड़ी हुई। अनन्या ने एक सीनियर के तौर पर उसे कई बार चेतावनी दी और सुधारने की कोशिश की, लेकिन अजय ने इसे अपने रास्ते में आने वाली जलन के रूप में लिया। निर्णायक घटना एक विदेशी गुप्त मिशन के दौरान हुई। अजय की सैन्य साजो सामान को स्थानीय काले बाजार में बेचने की योजना को अनन्या ने पक लिया था। अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के नियमों के अनुसार आलाकमान को रिपोर्ट कर दिया और अजय को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा, जिसका परिणाम अपमानजनक बर्खास्तगी के रूप में निकला। वर्दी उतारने के आखिरी पल तक वह अनन्या को जहरीली नजरों से घूरता रहा और कोसता रहा। अनन्या सिंह, तेरी वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं एक दिन तुझे इस दिन के लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तेरी सबसे कीमती चीज को मैं अपने हाथों से बर्बाद कर दूंगा, बस इंतजार कर। यह कई साल पुरानी बात थी। अनन्या उसकी धमकी को भूल चुकी थी। उसने सोचा था कि यह सेना से निकाले गए एक लाचार आदमी का गुस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह बदला लेने की तैयारी कर रहा था और उसकी पीठ के पीछे एक बहाजाल बुन रहा था। मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या आप उसे जानती हैं? समीर की आवाज ने अनन्या को हकीकत में वापस ला दिया। अनन्या ने टैबलेट की स्क्रीन से नजरें हटाए बिना अपने होंठ काट लिए। एक बुरा रिश्ता है, बहुत गहरा। अब सारी पहेली सुलझ रही थी। अजय ने सेना में सीखी गई तकनीकों और संपर्कों का इस्तेमाल करके अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनाई होगी और पूर्व कमांडो विक्रम राठौर के साथ मिलकर ताइपन कैपिटल जैसा आपराधिक संगठन खड़ा किया होगा और उन्होंने बदला लेने के लिए सबसे आसान शिकार उसके भाई रोहन से जानबूझकर संपर्क किया होगा। अनन्या ने रोहन की ओर देखा। वह अब भी शेयर बाजार में नुकसान के झूठ के पीछे छिपा हुआ कांप रहा था। अब उससे सवाल करने की जरूरत नहीं थी। शायद अजय के लोगों ने ही उससे पहले संपर्क किया होगा, मीठी मीठी बातें करके उसे लुभाया होगा, बड़ी रकम का निवेश करवाया होगा और फिर जानबूझकर उसे डुबोकर उस पर भारी कर्ज लाद दिया होगा। इस प्रक्रिया में हो सकता है कि हार्डवेयर की दुकान को मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसका भाई पीड़ित होने के साथ साथ इस बेजाल का एक हिस्सा भी बन गया था। मामला उलझ गया है, अनन्या ने धीरे से कहा। यह अब सिर्फ भाई का कर्ज चुकाने का मामला नहीं था। उसका अतीत उसके वर्तमान पर हावी हो गया था और अब उसे इसका सामना करना ही पिएगा। दुश्मन उसका पूर्व साथी था जो उसकी क्षमताओं और कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह साधारण गुंडों की तरह सिर्फ ताकत से हमला नहीं करेगा, वह उसे फंसाने के लिए और भी चालाक और क्रूर तरीके अपनाएगा। अनन्या ने समीर को आदेश दिया, अजय कश्यप, उस हरामखोर के बारे में सब कुछ पता करो। अपमानजनक बर्खास्तगी के बाद से वह कहां था, किसके साथ था, उसके पैसे का स्रोत क्या है, एक एक धूल का कण भी छान मारो और ताइपन कैपिटल की असलियत, उनके ठिकाने
गुंडों की संख्या, जो भी जानकारी मिल सके मुझे रिपोर्ट करो। जी मैम, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। कोई बात नहीं, मुझे सटीक जानकारी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी कदम हमें भारी पड़ेगा। अनन्या की आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और कठोर हो गईं। उसे अपनी निजी भावनाओं को अलग रखना था। अब से यह एक मिशन था, अजय और उसके पीछे के संगठन को निष्क्रिय करना और एक आम नागरिक अपने भाई को सुरक्षित बचाना। उसने अपने दिमाग में मिशन की योजना बनानी शुरू कर दी। दुश्मन की ताकत, अपनी ताकत, उपलब्ध संसाधन, आसपास का माहौल, उसे हर मुठभेड़ पर विचार करना था। भाई अनन्या ने रोहन को बुलाया। रोहन चौंककर उसकी ओर देखने लगा। मुझे सब कुछ सच सच बताओ। उन लोगों ने तुमसे कैसे संपर्क किया और तुमसे क्या क्या करवाया? एक भी बात छिपाना मत। अनन्या की आवाज में अब एक बहन वाली गर्मजोशी नहीं थी। वह किसी पूछताछ करने वाले सैन्य अधिकारी की तरह ठंडी और तीखी थी। रोहन उसके इस रूप से इतना सहम गया कि आखिरकार उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। सब कुछ एक फोन कॉल से शुरू हुआ था। एक आदमी ने खुद को एक निवेश विशेषज्ञ बताकर उससे संपर्क किया। वह रोहन की खराब आर्थिक स्थिति के बारे में सब कुछ जानता था और उसने हार्डवेयर की दुकान को गिरवी रखकर उसे बड़ा पैसा कमाने का लालच दिया। वह अजय का ही आदमी था। रोहन को पहले तो शक हुआ, लेकिन उनके दिखाए गए नकली सफलता के मामलों और चिकनी चुपी बातों में वह आ गया। उन्होंने रोहन के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाए और हार्डवेयर की दुकान के जरिए अज्ञात स्रोतों से आए पैसों का लेन देन करवाया, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसके बदले में रोहन को थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता था। शुरू में उसे अपराधबोध महसूस हुआ, लेकिन आसानी से आने वाले पैसे के स्वाद ने उसे धीरे धीरे बेपरवाह बना दिया। फिर एक दिन उन्होंने रोहन को और बा पैसा कमाने का मौका देने की बात कहकर एक बड़ी रकम का निवेश करने का प्रस्ताव दिया। रोहन, जो पहले से ही उनका एक तरह का साथी बन चुका था, मना नहीं कर सका। उसने कर्ज लेकर भी उन्हें पैसे दिए और नतीजा वही हुआ जो तय था, बर्बादी। वह अपना सारा पैसा गंवा चुका था और उस पर भारी कर्ज भी चढ़ गया था। कहानी सुनते हुए अनन्या ने कुछ नहीं कहा। वह बस एक सख्त चेहरे के साथ रोहन को देखती रही। उसे अपने भाई की बेवकूफी और लालच पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे इस हाल में पहुंचाने वाले उन लोगों के प्रति उसका गुस्सा और भी ज्यादा लग रहा था। क्या उन्होंने तुमसे कभी मेरे बारे में बात की? मेरे बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पता था कि मेरी एक बहन सेना में है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे बारे में खास कुछ नहीं पूछा। ऐसा ही होना था। अजय ने अपनी मौजूदगी को पूरी तरह से छिपाकर रखा होगा और विक्रम को ही आगे रखकर काम करवाया होगा, जब तक कि अनन्या खुद सामने नहीं आ गई। सारी सच्चाई उगलने के बाद रोहन जैसे हल्का महसूस कर रहा था और वह जमीन पर बैठकर अपना चेहरा छिपा लिया। अनन्या, मैं एक नंबर का कमीना हूं। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी वजह से तुम भी। अनन्या ने जवाब देने के बजाय अपनी जगह से उठी। उसने कंटेनर के कोने में रखे एक डफेल बैग को खोला। उसके अंदर छलावरण वाली वर्दी, एक टैक्टिकल वेस्ट और एक अलग की हुई के का असॉल्ट राइफल, एक पिस्तौल, एक लाकू चाकू और कई गैर घातक उपकरण थे। यह उसका आपातकालीन किट था। वह चुपचाप बंदूकें जोड़ने लगी और मैगजीन लोड करने लगी। खचाक खचाक की ठंडी धातु की आवाज कंटेनर में गूंजने लगी। यह देखकर रोहन और समीर ने अपनी सांसें रोक ली। इस समय अनन्या का रूप एक सैनिक का था, नहीं एक सैनिक से भी बककर। वह एक ऐसा सांचीज हथियार लग रही थी जो सिर्फ अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए बना हो। अब से सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होगा। भाई, तुम्हें एक चारा बनना पड़ेगा। अनन्या ने जोई हुई पिस्तौल का स्लाइड खींचते हुए कहा। उसकी आंखों में अब अतीत के भूतों का डर नहीं था। यह एक शिकारी का ठंडा संकल्प था, जिसने अपना शिकार चुन लिया था। युद्ध से बचा नहीं जा सकता था, तो फिर युद्ध की घोषणा करने वाला पहला पक्ष वह खुद होगी। अगली सुबह पौ फटने से पहले ही नीले धुंधले अंधेरे में अनन्या की योजना शुरू हो गई। उसने रोहन को पुराने कपड़े पहनाए, उसके चेहरे पर थोड़ी धूल मलकर उसे एक दयनीय रूप दिया। फिर उसने उसके हाथ में एक छोटी सी जीपीएस ट्रैकर और सुनने वाले डिवाइस से लैस एक साधारण घड़ी जैसी दिखने वाली डिवाइस पहना दी। इसे कभी मत उतारना, चाहे कुछ भी हो जाए, और बस वही करना जो मैं कहूं। उन लोगों को फोन करो और मिलने के लिए कहो। कहना कि तुम किसी भी तरह से पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करोगे, बस तुम्हारी जान बख्श दी जाए। जितना हो सके उतना दयनीय और हताश दिखना। रोहन ने डरी हुई आंखों से अनन्या को देखा। मैं उन लोगों से दोबारा कैसे मिल सकता हूं? वे मुझे मार डालेंगे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अनन्या की आवाज दृढ़ थी। तुम्हें उन लोगों को बाहर निकालना होगा ताकि मैं कार्रवाई कर सकूं। यह उस गलती की कीमत है जो तुमने की है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा खुद उठाना होगा। यह बात ठंडी थी, लेकिन गलत नहीं थी। रोहन ने अपने होंठ भींचकर सिर हिलाया। उसने अनन्या के दिए हुए एक फर्जी फोन से विक्रम राठौर को फोन किया। अनन्या ठीक बगल में बैठकर फोन पर हो रही बातचीत को लाइव सुन रही थी। कुछ रिंग्स के बाद विक्रम की नींद में डूबी आवाज आई। कौन है? जी ठाकुर साहब, मैं हूं रोहन। हरामखोर,
इस सुबह सुबह क्या काम है? कल की मार से भी तेरा दिमाग ठिकाने नहीं आया क्या? मुझे मुझे बचा लीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं किसी भी तरह से पैसे का इंतजाम कर लूंगा, बस मेरी बहन को कुछ मत कीजिएगा। मैं सारी जिम्मेदारी खुद लेता हूं। रोहन ने अनन्या के कहे अनुसार हताशा में अभिनय किया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी और उसमें एक गुहार थी। फोन के दूसरी तरफ विक्रम कुछ देर चुप रहा। शायद वह बगल में बैठे अजय से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज फिर से आई। ठीक है, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं। आज दोपहर तक 1 करोड़ रुपए कैश लेकर यमुना स्क्रैप यार्ड में अकेले आ जाना और तेरी बहन को बिल्कुल मत लाना। अगर पुलिस को बताया या कोई चालाकी की तो समझ लेना कि न तू मिलेगा और न तेरी बहन, लाश भी नहीं मिलेगी। जी जी ठीक है, धन्यवाद साहब। फोन कट गया। यमुना स्क्रैप यार्ड शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक ऐसी जगह थी जो बहुत पहले बंद हो चुकी थी और जहां कोई नहीं जाता था। मिलने के लिए यह एक आदर्श जगह थी, सुनसान और खुली हुई, जिससे घात लगाकर हमला करने या निगरानी रखने में आसानी हो। वे भी अनन्या की मौजूदगी से वाकिफ थे और सावधानी से काम कर रहे थे। समीर, यमुना स्क्रैप यार्ड की सैटेलाइट तस्वीरें और अंदर का नक्शा अभी हासिल करो। आसपास के इलाके और भागने के संभावित रास्तों का विश्लेषण करके मुझे रिपोर्ट करो। जी मैम। समीर तुरंत अपने लैपटॉप पर काम में लग गया। अनन्या ने अपने डफेल बैग से काले रंग की टैक्टिकल यूनिफॉर्म निकालकर पहननी शुरू कर दी। उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी, अपनी कमर पर पिस्तौल, चाकू, स्मोक ग्रेनेड और फ्लैश ग्रेनेड लगाए। उसने अपनी केका असॉल्ट राइफल पर साइलेंसर लगाया। उसकी हर हरकत में कोई झिझक नहीं थी। अनन्या, तुम अकेले जाने वाली हो? वे लोग दर्जनों होंगे, रोहन ने चिंता से पूछा। अनन्या ने मैगजीन लोड करते हुए जवाब दिया, मैं अकेली नहीं, तुम मेरे साथ हो, मेरी आंखें और कान बंद कर। दोपहर करीब आते आते सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। समीर ने स्क्रैप यार्ड का 3 अड़ी मॉडल और इंफ्रारेड सैटेलाइट तस्वीरें भी हासिल करके अनन्या के टैक्टिकल पैड पर भेज दी थी। स्क्रैप यार्ड के अंदर लगभग 15 से 20 लोगों के छिपे होने का अनुमान था। थर्मल इमेजिंग से पता चल रहा था कि उन्होंने मुख्य रास्तों पर घात लगाकर सैनिक तैनात किए हुए थे। योजना के अनुसार काम होगा। मैं 30 मिनट पहले घुसपैठ करके मुख्य निगरानी चौकियों को खत्म कर दूंगी और तुम ठीक दोपहर को स्क्रैप यार्ड के मुख्य गेट से अंदर जाओगे। जब तुम उन लोगों का ध्यान भटकाओगे तब मैं विक्रम और अजय को ढूंढ निकालूंगी। समीर, तुम बाहर से संचार सहायता और आपातकालीन स्थिति में भागने का रास्ता सुनिश्चित करोगे। जी मैम। भाई याद रखना, तुम्हें मिलने की जगह यानी बीच के खुले मैदान से हटना नहीं है। चाहे कुछ भी हो वहीं जमीन पर लेट जाना, समझे? ठीक है, समझ गया। अनन्या ने स्क्रैप यार्ड से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर गाही रोकी। फिर वह बिना किसी आवाज के अंधेरे में गायब हो गई। उसकी चाल एक काले तेंदुए की तरह थी। जब वह टहनियों पर चलती थी तो कोई आवाज नहीं होती थी और उसका शरीर आसपास के अंधेरे के साथ पूरी तरह से एक हो गया था। स्क्रैप यार्ड के बाहरी इलाके में पहुंचकर वह कंटीले तारों में एक छेद के जरिए अंदर घुस गई। अंदर जंग लगी गायों के ढेर लगे हुए थे जो एक विशाल भूल भुलैया बना रहे थे। वह अपने टैक्टिकल पैड पर दिखाए गए दुश्मनों के ठिकानों को देखते हुए परछाइयों के सहारे चुपके से आगे बढ़ी। पहला निशाना एक पुरानी क्रेन के कंट्रोल रूम में छिपा हुआ एक स्नाइपर था, जहां से स्क्रैप यार्ड का गेट साफ दिखाई देता था। अजय ने एक पूर्व सैनिक की तरह एक बुनियादी सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। अनन्या क्रेन के विशाल खंभे के पीछे से उसके पास पहुंची। उसने साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली और अपनी सांस रोक ली। फिर उसने एक छोटा पत्थर दूसरी तरफ फेंका। टक की आवाज सुनकर कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड ने एक पल के लिए उस तरफ देखा। ठीक उसी पल अनन्या खंभे के पीछे से निकली और एक ही छलांग में कंट्रोल रूम की सीढ़ियां चढ़ गई। फुस की एक धीमी आवाज के साथ गार्ड बिना चीखे ही गिर पा। अनन्या ने उसके शरीर को अंदर खींच लिया ताकि वह बाहर से दिखाई न दे। दूसरे और तीसरे गार्ड को भी उसने इसी तरह बिना किसी आवाज के खत्म कर दिया। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि अनन्या उनके ठीक पीछे पहुंच चुकी थी। अनन्या की हत्या करने की तकनीक इंसानी इंद्रियों की सीमा से परे थी। ठीक दोपहर को रोहन वादे के मुताबिक स्क्रैप यार्ड के मुख्य गेट से अंदर आया। उसका चेहरा पसीने और डर से भीगा हुआ था। वह एक खाली पैसों का बैग लिए हुए कांपती आवाज में चिल्लाया, ठाकुर साहब, मैं आ गया, पैसे ले आया हूं। गायों के ढेर के पीछे से गुंडे बाहर निकले। उन्होंने रोहन को घेर लिया और उसे बीच के खुले मैदान की ओर ले गए। विक्रम एक टूटे हुए ड्रम पर बैठा हुआ था और एक घटिया मुस्कान के साथ रोहन का स्वागत कर रहा था। लेकिन अजय कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह कहीं छिपकर इस पूरी स्थिति को देख रहा होगा। पैसे यहां हैं। रोहन ने पैसों का बैग आगे बढ़ाया। विक्रम के एक आदमी ने बैग खोला और सिर हिला दिया। साहब, यह खाली है। विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह अपनी जगह से उठा और रोहन के गाल पर एक थप्पड़ झा। हरामखोर, तू हमारे साथ खेल रहा है? तेरी बहन कहां है? सच में
मैंने पैसे जुटाने की कोशिश की लेकिन समय नहीं मिला, प्लीज एक मौका और दे दीजिए। जैसे ही रोहन जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, अनन्या ने कार्रवाई की। वह गायों के ढेर के सबसे ऊंचे हिस्से पर बैठी थी। वह अपनी साइलेंसर लगी केका के स्कोप से अपने लक्ष्य को ढूंढ रही थी। अजय, वह कहां है? तभी विक्रम के वॉकी टॉकी से एक आवाज आई, ठाकुर, क्या यह हरामखोर सच में अकेला आया है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह अजय की आवाज थी। वह सामने आए बिना वायरलेस से निर्देश दे रहा था, चिंता मत कर, गार्ड्स की तरफ से कोई खबर नहीं है। इसका मतलब है कि वह नहीं आई है। यह हरामखोर बस अकेले ही हाथ पैर मार रहा है। नहीं, कुछ तो गब है। योजना के अनुसार काम करो। उसी पल अनन्या ने अजय का ठिकाना पता लगा लिया। उसने वॉकी टॉकी सिग्नल की हल्की सी दिशा का पता लगाया था। वह लगभग 50 मीटर दूर एक बंद पी इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की पर था। अनन्या ने कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने स्कोप का निशाना विक्रम की टांग पर लगाया। उसे मारना नहीं है, उसे काबू में करके उसके पीछे की ताकत का पता लगाना है। यही लक्ष्य था। फुस! साइलेंसर की खास धीमी आवाज के साथ विक्रम की जांघ से खून बहने लगा। चीखते हुए विक्रम गिर पा। मैदान में मौजूद गुंडे अचानक हुई इस घटना से घबरा गए। गोली चली है। कहां से गोली चल रही है? उनकी घबराहट के बीच दूसरी और तीसरी गोली भी चली। अनन्या की गोलियां गुंडों के कंधों, बाहों और टांगों जैसे गैर घातक हिस्सों पर ही लग रही थी। चीखों के साथ गुंडे एक एक करके गिरने लगे। मैदान पल भर में एक नरक में बदल गया। धत तेरी की! अनन्या सिंह! बंद पई इमारत के अंदर से अजय का गुस्से भरा चीखना सुनाई दिया। उसे एहसास हो गया था कि उसका ठिकाना पता चल गया है और वह छिप गया। अनन्या ने अपनी केका को पीठ पर लटकाया और एक तार की रस्सी का इस्तेमाल करके गायों के ढेर से जमीन पर उतर आई। फिर वह बिना किसी झिझक के उस बंद पई इमारत की ओर दौड़ने लगी जहां अजय छिपा हुआ था। यह सिर्फ एक बदला नहीं था, यह अतीत को खत्म करने के लिए एक अनिवार्य युद्ध की शुरुआत थी। बंद पई इमारत में घुसकर अनन्या ने अपनी सारी इंद्रियों को सतर्क कर लिया। चरमराती हुई पुरानी लोहे की सीयां, हवा में ऊती धूल और कहीं छिपे हुए दुश्मन की हल्की सी सांस की आवाज भी। अजय साधारण गुंडों से बहुत अलग था। उसने वही प्रशिक्षण लिया था जो अनन्या ने लिया था और वह उसके लड़ने के तरीके को जानता था। एक पल की भी लापरवाही उसे भारी पड़ सकती थी। इमारत के अंदर कई कमरों वाला एक जटिल ढांचा था। अनन्या दीवार से सटकर हर कोने पर एक छोटे से शीशे से दूसरी तरफ देखते हुए सावधानी से आगे बढ़ रही थी। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी। दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों के सामने अनन्या एक पल के लिए रुकी। सीढ़ियों के ऊपर से बारूद की हल्की गंध आ रही थी। थोड़ी देर पहले अजय खिड़की से बंदूक ताने हुए होगा। वह अभी भी दूसरी मंजिल पर कहीं था। अनन्या ने सीढ़ियों से जाने के बजाय इमारत की बाहरी दीवार पर लगे एक पुराने पाइप को पकड़ खिड़की के रास्ते सीधे दूसरी मंजिल पर चढ़ने का फैसला किया। दुश्मन की सोच से परे घुसपैठ का रास्ता। यह स्पेशल फोर्सेस की एक बुनियादी रणनीति थी। खिड़की से बिना किसी आवाज के अंदर घुसने पर वह एक पुराने दफ्तर में पहुंची। मेजें और कुर्सियां धूल से ढकी हुई थी। अनन्या ने दोनों हाथों से पिस्तौल पकड़ एक एक कदम सावधानी से आगे बढ़ाया। तभी उसकी पीठ के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। बहुत दिनों बाद मिली अनन्या सिंह। अनन्या को एक सिहरन महसूस हुई और उसने तुरंत पलटकर देखा। दफ्तर के सबसे गहरे अंधेरे में एक बड़ी अलमारी के पीछे से अजय बाहर निकला। उसके हाथ में एक तेज सैन्य चाकू था। उसने बंदूक छोड़ दी थी। वह जानता था कि एक बंद कमरे में बंदूक से ज्यादा तेज और घातक चाकू होता है और यह एक तरह से उसका अनन्या को द्वंद्व युद्ध के लिए दिया गया निमंत्रण था। अब भी कॉकरोच की तरह जिद्दी है अजय। यह सब तुम्हारी बदौलत है। जिस दिन तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उस दिन के बाद से मैं तुम्हें एक दिन भी नहीं भूला। हर रात मैं यह सोचता था कि तुम्हें कैसे टुके टुके करके मारूंगा। अजय की आंखें पागलपन से चमक रही थीं। वह धीरे धीरे अनन्या की ओर मेरा भाई, वह बहुत बेवकूफ है। चंद पैसों के लिए अपनी आत्मा तक बेच देने वाला कचरा। और तुम ऐसे आदमी को बचाने के लिए यहां तक चली आई। यह देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। चुप कर। क्यों? यह सच नहीं है क्या? तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो, खुद को बहुत महान और न्यायप्रिय समझती हो, लेकिन आखिर में तुम भी वही कर रही हो। परिवार के नाम पर एक घटिया अपराधी को बचा रही हो। तुम एक पाखंडी हो। अजय चिल्लाते हुए दौड़ा। उसका चाकू अनन्या की गर्दन की ओर तेजी से आया। अनन्या ने पीछे झुककर हमले से बचते हुए अपने जूते से उसकी कलाई पर वार किया। एक जोरदार आवाज के साथ अजय के हाथ से चाकू छूट गया, लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि जैसे इसी का इंतजार कर रहा हो, उसने अनन्या को पकड़ उसकी बांह मरोड़ने की कोशिश की। यह सेना में सीखी गई एक जोहों को तोड़ने वाली तकनीक थी। अनन्या ने भी उसी तकनीक से जवाब दिया। दोनों के शरीर पल भर में उलझ गए, जैसे लोहा लोहे से टकरा रहा हो। उनकी मांसपेशियां और हड्डियां एक दूसरे पर दबाव डाल रही थी। यह ताकत और तकनीक का एक बराबरी का मुकाबला था। ओह,
ताकत तो अब भी बहुत है, अजय ने दांत भींचते हुए कहा। अनन्या ने जवाब देने के बजाय अपनी हथेली के किनारे से उसके कंधे के एक संवेदनशील हिस्से पर वार किया। एक पल के लिए उसकी बाह में ताकत कम हो गई और अनन्या ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे पटक दिया। जमीन पर गिरने के बाद भी अजय ने दर्द में तेजी से लुक कर दूरी बना ली। फिर उसने जमीन पर पड़ा हुआ चाकू फिर से उठा लिया। अनन्या ने भी अपनी कमर से अपना चाकू निकाल लिया। हाँ, यही तो मैं चाहता था, बंदूकों जैसे खिलौनों से नहीं बल्कि असली ताकत से फैसला करते। एक बार फिर दोनों भी गए। चाकुओं के टकराने की भयानक आवाज बंद पई इमारत में गूंजने लगी। अजय की तलवारबाजी तेज और आक्रामक थी। उसके हर वार में दुश्मन को काट डालने का इरादा था। वहीं अनन्या की तलवारबाजी संक्षिप्त और प्रभावी थी। वह कम से कम मूवमेंट के साथ दुश्मन के हमले को नाकाम करके उसकी कमजोरी पर घातक पलटवार कर रही थी। कुछ देर की लड़ाई के बाद दोनों के शरीर पर छोटे मोटे घाव हो गए थे। अनन्या की बांह और अजय की पसली से खून बह रहा था, लेकिन दोनों को जैसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वे सिर्फ अपनी आंखों के सामने मौजूद दुश्मन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तेरे इस बेजान चेहरे को मैं आज तहस नहस कर दूंगा। अजय ने अनन्या के पेट में चाकू घोंपने की कोशिश की। अनन्या ने अपने चाकू से उसके चाकू को रोकते हुए घूमकर उसकी पीठ के पीछे पहुंच गई। फिर उसने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। यह एक सारी में काबू पाने की स्थिति थी, लेकिन ठीक उसी पल अजय के होठों पर एक घटिया मुस्कान आ गई। पक लिया। अनन्या को अपनी री में एक ठंडी सैरन महसूस हुई। अजय ने जानबूझकर एक कमजोरी दिखाई थी ताकि वह उसे अपने करीब खींच सके। उसके बाएं हाथ में कुछ था, एक छोटा डेटोनेटर। मैंने इस पूरी इमारत में बम लगा रखे हैं। अगर मैंने यह बटन दबाया तो तुम, मैं और तुम्हारा वह भाई सब राख हो जाएंगे। नीच आदमी, नीच नहीं, यह रणनीति है। तुम जैसी सिर्फ ताकत पर भरोसा करने वाली बेवकूफों से अलग। तो अब क्या करोगी? चाकू नीचे रखकर आत्मसमर्पण करोगी कैप्टन अनन्या सिंह? अनन्या ने दांत भींच लिए। उसकी गर्दन पर रखे चाकू पर दबाव दिया, लेकिन अगर वह उसे मार देती तो डेटोनेटर का बटन दब जाता। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां से निकलना मुश्किल था। तभी इमारत के बाहर से तेज सायरन की आवाज आने लगी। यह असली पुलिस थी जिसे अनन्या ने नहीं बुलाया था। शायद स्क्रैपयार्ड में हुई गोलीबारी को सुनकर किसी ने फोन कर दिया था। सायरन की आवाज सुनकर अजय का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। यह उसकी योजना में नहीं था। धत तेरी की। उसकी घबराहट का फायदा उठाकर अनन्या ने कार्रवाई की। उसने अजय की गर्दन पर रखे चाकू को हटाने के बजाय उसकी कलाई पर दे मारा। आह! चीख के साथ अजय के हाथ से डेटोनेटर छूट गया। अनन्या ने लात मारकर डेटोनेटर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। कलाई में चाकू धंसा होने के कारण अजय दर्द से छटपटाते हुए पीछे हटा। अनन्या ने उस पर आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अजय ने अपनी आखिरी पारी जाता कोशिश में मेज पर रखा एक अग्निशामक यंत्र उस पर फेंक दिया। जब अनन्या अग्निशामक यंत्र से बच रही थी, वह लखाते हुए खिड़की से बाहर कूद गया। जब अनन्या खिड़की के पास पहुंची तो वह पहले से ही नीचे तैयार खइए गागी में बैठ रहा था। अनन्या सिंह, यह मत सोचना कि यह खत्म हो गया है, यह तो बस शुरुआत है। गाय तेज आवाज करती हुई स्क्रैपयार्ड से बाहर निकल गई। अनन्या ने उसकी गाय पर बंदूक तानी, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। धत! अनन्या ने गुस्से में अपना मुक्का खिड़की के फ्रेम पर मारा। अजय भाग गया, लेकिन सबसे बुरी स्थिति टल गई थी। वह जल्दी से इमारत से बाहर निकली और रोहन के पास भागी। वह दूसरे गुंडों के साथ पुलिस से घिरा हुआ था। अनन्या अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह पुलिस की नजरों से बचकर चुपचाप वहां से निकल गई। वह बाहर इंतजार कर रहे समीर की गाड़ी में बैठ गई। मैम, आप ठीक हैं? अजय भाग गया। विक्रम की हालत गंभीर है, इसलिए वह पुलिस के हवाले हो गया है। शायद उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। अनन्या ने अपनी बहती हुई बांह को दबाते हुए गाय की खिड़की से बाहर देखा। उसका भाई अब पुलिस की जांच का सामना करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सूदखोरी के आरोप में शायद उसे जेल भी हो सकती थी, लेकिन यह ज्यादा सुरक्षित था। अगर वह अजय के चंगुल से निकल सकता है तो। लेकिन अनन्या जानती थी अजय यहीं नहीं रुकेगा। वह और भी चालाक और क्रूर तरीकों से अनन्या की हर चीज को नष्ट करने के लिए वापस आएगा। और वह बम जो उसने लगाने की बात कही थी, क्या वह सिर्फ एक धमकी थी या सच में इमारत में कहीं कोई टाइम बम लगा हुआ था? एक अशुभ आशंका ने उसके दिल को भारी कर दिया। पुलिस जांच में रोहन ने वह सब कुछ उगल दिया जो वह जानता था। उसने कबूल किया कि उसने ताइपन कैपिटल की धमकियों के आगे झुककर मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की थी और वह उनकी असली पहचान के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने यह भी कहा कि उसकी बहन अनन्या उसे बचाने के लिए वहां आई थी, लेकिन उसने उसकी विशेष पहचान के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि उसकी बहन को लन्ना भिन्ना आता है, बीना आता है सौभाग्य से। मौके पर पके गए ज्यादातर गुंडों को अनन्या का चेहरा ठीक से याद नहीं था और विक्रम गंभीर रूप से घायल होने के कारण बेहोश था, जिससे रोहन के बयान पर भरोसा लग गया। रोहन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में ले लिया गया।
अनन्या ने एक भारी मन से एक वकील किया और अपने भाई के मामले को संभालने में लग गई। ऊपरी तौर पर सब कुछ सुलझता हुआ लग रहा था। ताइपन कैपिटल के ज्यादातर निचले स्तर के गुंडे पक्के जा चुके थे और उनका सरगना विक्रम अस्पताल में पुलिस की निगरानी में था। अजय का कोई अता पता नहीं था, लेकिन अनन्या ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। उसे एहसास था कि यह तूफान से पहले की शांति है। अजय इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह निश्चित रूप से कहीं और अपनी अगली योजना बना रहा होगा। अनन्या ने समीर के जरिए अजय के ठिकानों का पता लगाना जारी रखा और साथ ही उस अस्पताल पर भी नजर रखी जहां विक्रम भर्ती था। अजय अपने दाहिने हाथ जैसे विक्रम को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। वह या तो उसे बचाने की कोशिश करेगा या फिर अपना मुंह बंद रखने के लिए उसे खत्म करने की। कुछ दिनों बाद समीर का एक शब्दसार फोन आया। मैंने कुछ अजीब देखा है। विक्रम के कमरे की निगरानी कर रहे पुलिसकर्मियों की संख्या अचानक आधी कर दी गई है। कहा गया है कि यह ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश? वजह क्या बताई गई? बस इतना कहा गया है कि सुरक्षा में ढील दी जा रही है। लेकिन समय बहुत अजीब है। अनन्या के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। यह अजय की चाल होने की बहुत अधिक संभावना थी। या तो पुलिस के अंदर उसका कोई आदमी था या फिर उसके पास पुलिस विभाग को प्रभावित करने के लिए कुछ था। अस्पताल के अंदर के सीसीटीवी को लाइव हैक कर सकते हो? मैंने पहले ही कर लिया है। विक्रम के कमरे के गलियारे और अस्पताल के प्रवेश द्वारों पर मेरी नजर है। उस रात अनन्या अस्पताल के पास एक शांत इमारत की छत पर अपने लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। आधी रात के बाद, जैसा कि उसने सोचा था, कुछ हलचल हुई। डॉक्टर के गाउन पहने दो आदमी विक्रम के कमरे की ओर बढ़े। उनके चलने का तरीका और आसपास देखने का अंदाज किसी साधारण डॉक्टर का नहीं था। आ गए। अनन्या तुरंत अपनी जगह से उठी और अस्पताल की ओर चल पई। उसने समीर को बाहर से पुलिस की गतिविधियों को भटकाने और आपात स्थिति में भागने का रास्ता तैयार रखने का निर्देश दिया। अस्पताल पहुंचकर अनन्या आपातकालीन सीढ़ियों से चुपचाप विक्रम के फ्लोर पर पहुंची। गलियारे में एक गार्ड बेहोश पड़ा था, जिसे शायद उन नकली डॉक्टरों ने ही गिराया होगा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। चेयरमैन साहब बहुत निराश हैं। तुमने ये सब कैसे होने दिया? अजय साहब, आप यहां कैसे? ये विक्रम की आवाज थी। जो बेहोश बताया जा रहा था वह होश में था और जिसे वह अजय साहब कह रहा था वह अजय ही था। अनन्या ने दरवाजे की दरार से अंदर झोंका। अजय और एक और आदमी विक्रम के बिस्तर के चारों ओर खपे थे। वह लकी कोई मामूली चीज नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, विक्रम ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हुए कहा। बहाने सुनने का मन नहीं है। चेयरमैन का आदेश है। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अजय ने ठंडक से कहा। उसके हाथ में एक सिरिंज थी जो विक्रम की ड्रिप लाइन की ओर बार रही थी। वो उसका मुंह बंद करने के लिए उसे खत्म करने वाला था। ठीक उसी पल अनन्या ने कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। बस यहीं तक। अनन्या के अचानक आने से अजय का चेहरा सदमे से भर गया। तू अनन्या, तू यहां कैसे? अनन्या ने कोई मौका नहीं दिया। वह सबसे पास खजे गुर्गे की ओर झपटी। एक ही पल में उसकी बाह मरोकर उसे काबू में किया और उसके हाथ से एक छुरी छीनकर अजय की ओर फेंक दी। अजय ने सहज रूप से हटकर खुद को बचाया, लेकिन उसके गाल पर एक हल्का सा घाव हो गया और खून बहने लगा। हरामजादी! अजय ने विक्रम को छोकर अनन्या पर हमला कर दिया। एक छोटे से अस्पताल के कमरे में दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। ड्रिप स्टैंड और मेडिकल उपकरण टूटकर बिखर गए और कमरा एक युद्ध का मैदान बन गया। इस बीच विक्रम बिस्तर से उतरकर लखकाते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनन्या ने उसे जाने नहीं दिया। अजय के हमले से बचते हुए उसने अपना पैर बाकर उसे गिरा दिया। कहां जा रहे हो? अजय ने स्थिति को अपने खिलाफ जाता देखकर खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगा दी। यह तीसरी मंजिल थी, लेकिन उसने पहले से ही गणना कर रखी थी और नीचे की बालकनी पर आसानी से उतरकर गायब हो गया। एक बार फिर वो उसके हाथ से निकल गया। अनन्या ने भागते हुए अजय का पीछा करने के बजाय जमीन पर गिरे विक्रम का गिरेबान पकड़ लिया। चेयरमैन? कौन है चेयरमैन? तुम्हारे पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? विक्रम ने खून थूकते हुए हंसा। हाँ, तुम कभी भी उसे हरा नहीं पाओगी। वह तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह कहकर विक्रम की गर्दन टूट गई और उसकी सांसें थम गईं। अजय द्वारा फेंकी गई छुरी उसकी गर्दन में धंसी हुई थी। भागने से ठीक पहले मुंह बंद करने के लिए फेंका गया आखिरी दांव। सारे सुराग खत्म हो गए। अनन्या असहाय होकर वहीं बैठ गई। तभी उसने देखा कि विक्रम के हाथ में कुछ दबा हुआ है। एक छोटी सी यूएसबी मेमोरी स्टिक। शायद अनन्या द्वारा काबू में किए जाने से ठीक पहले उसने अपनी आखिरी ताकत से इसे छिपाया था। यह निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण चीज थी। अनन्या ने यूएसबी उठाई और जल्दी से अस्पताल से बाहर निकल गई। अपने सुरक्षित ठिकाने पर लौटकर उसने यूएसबी की सामग्री की जांच की। यूएसबी के अंदर कई एन्क्रिप्टेड फाइलें थीं। समीर की मदद से एन्क्रिप्शन होने में कई घंटे लग गए। जब आखिरकार फाइलें खुली तो अनन्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके अंदर ताइपन कैपिटल के गुप्त खाते और पैसे के लेन देन का पूरा ब्यौरा था। लेकिन जिस जगह पर अंतिम रूप से पैसा जा रहा था
वह एक ऐसा नाम था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय सेना की खुफिया कोर विभाग 3, सेना के अंदर के भ्रष्टाचार की निगरानी करने और जासूसी विरोधी अभियानों को अंजाम देने वाला, सेना का दिल माना जाने वाला विभाग, और पैसा प्राप्त करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर एक जाना पहचाना हस्ताक्षर था। वही व्यक्ति जिसने कुछ समय पहले अनन्या को पैरा एसएफ की सबसे कम उम्र की टीम लीडर के रूप में सिफारिश की थी। उसका सीधा अफसर और जिसे वह अपने पिता की तरह मानती और भरोसा करती थी, ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा। यह ऐसा था जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से वार किया हो। अजय और विक्रम को चलाने वाली बड़ी ताकत, जिसे वे चेयरमैन कहते थे, वो ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा था। यह सिर्फ अजय का निजी बदला नहीं था। शुरू से ही सेना के अंदर एक भ्रष्टाचार का जाल बिछा हुआ था और उसे एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया गया था जिसे खत्म करना था। उसके भाई की घटना तो बस एक शुरुआत थी। अनन्या की पीठ के पीछे एक विशाल साजिश का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा। यह पहला मुंह था। असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर था, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। सदमे और धोखे के एहसास में डूबी अनन्या कुछ देर तक कुछ नहीं कर सकी। ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा वह एक ऐसा गुरु और मार्गदर्शक था जिसने उसे ट्रेनी के दिनों से ही पहचाना और आगे बढ़ाया था। सेना में अपने करियर के दौरान अनगिनत मुश्किलों में वह एकमात्र बोगा सेना में अर्जुन मेहरा ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी, और वही इस सब के पीछे था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वह विश्वास करना नहीं चाहती थी। मैम, यह एक जाल भी हो सकता है किसी ने ब्रिगेडियर साहब को फंसाने के लिए यह फाइल बनाई हो, बगल में बैठकर फाइलों का विश्लेषण कर रहे समीर ने सावधानी से कहा। लेकिन अनन्या ने सिर हिलाया। फाइलों पर मौजूद डिजिटल हस्ताक्षर ब्रिगेडियर मेहरा द्वारा ही इस्तेमाल की जाने वाली एक विशेष एन्क्रिप्शन कुंजी से बनाए गए थे। इसमें हेरफेर की संभावना लगभग न के बराबर थी। अब सोचने पर कई बातें अजीब लग रही थी। वह मिशन जिसमें अजय ने सैन्य सामान की तस्करी की थी, उस मिशन का अंतिम अनुमोदन करता ब्रिगेडियर मेहरा ही था। अजय की अपमानजनक बर्खास्तगी के बाद ब्रिगेडियर ने असामान्य रूप से अनन्या को अलग से बुलाकर इस अप्रिय घटना में शामिल होने के लिए माफी मांगी थी और उसे सांत्वना भी दी थी। क्या वह सब एक नाटक था? और विक्रम के अस्पताल के कमरे की निगरानी कर रहे पुलिसकर्मियों की संख्या का अचानक कम हो जाना, खुफिया कोर के एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर ब्रिगेडियर मेहरा के लिए पुलिस के आलाकमान पर दबाव डालकर सुरक्षा कम करवाना बच्चों का खेल रहा होगा। सारे टुके अर्जुन मेहरा नाम के तहत एक भयानक तस्वीर बना रहे थे। क्यों? आखिर क्यों? अनन्या समझ नहीं पा रही थी। पैसे के लिए? सत्ता के लिए? क्या एक सैनिक के रूप में उसका दिखाया गया विश्वास और देशभक्ति सब झूठ था? अनन्या ने यूएसबी में मौजूद दूसरी फाइलें खोलनी शुरू कर दी। उनमें यह भी दर्ज था कि ताइपन कैपिटल सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं, बल्कि सेना के अंदर से विभिन्न हथियारों की अवैध तस्करी करके उन्हें काले बाजार में बेच रही थी। और हर बार इसके केंद्र में ब्रिगेडियर मेहरा का नाम था। अजय मेहरा के गंदे कामों को अंजाम देने वाला एक सिपाही था और विक्रम धन का प्रबंधन करने और निचले स्तर के संगठन को चलाने वाला एक बिचौलिया था। जब अनन्या ने अजय के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था तो मेहरा ने खुद को बचाने के लिए अजय को छो दिया होगा, और सेना से निकाले जाने के बाद उसने अजय को फिर से अपने साथ लेकर अपने नियंत्रण में रखकर और भी खतरनाक कामों में लगा दिया होगा। अजय का बदला लेने का जुनून मेहरा के लिए अनन्या को खत्म करने का एक बहुत ही उपयोगी उपकरण था। सच्चाई का बोझ बहुत भारी था। अनन्या को अब समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। हो सकता है कि पूरी सेना ही उसकी दुश्मन हो। वो ये बात किसे बताए? रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय? लेकिन यह जाने बिना कि मेहरा की सत्ता और नेटवर्क कहां तक फैला है, जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना आत्महत्या करने जैसा था। समीर, तुम इस मामले से बाहर हो जाओ, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे मैं संभाल सकती हूं। मैं इसे अकेले ही सुलझाऊंगी। नहीं मैम, मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा। आपने मेरी जान बचाई है। समीर की आंखों में सच्चाई थी। अतीत में एक मिशन के दौरान अनन्या ने अपनी जान पर खेलकर समीर की जान बचाई थी। उस दिन के बाद से उसने अनन्या के प्रति पूर्ण निष्ठा की कसम खाई थी। अनन्या एक पल के लिए हिचकिचाई। यह एक ऐसी लई थी जिसे अकेले लेना मुश्किल था। उसे कम से कम एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी। ठीक है, लेकिन याद रखना, अब से हमें शायद पूरी सेना के खिलाफ लड़ना पे। हम मर भी सकते हैं। मैं तैयार हूं। दोनों के बीच एक गंभीर खामोशी छा गई। अब उन्हें सेना की कमान श्रृंखला से बाहर होकर अकेले विद्रोही बनना था। अनन्या ने योजना बनानी शुरू कर दी। मेहरा को गिराने के लिए उसे और भी ठोस सबूतों की जरूरत थी। सिर्फ यूएसबी का डेटा काफी नहीं था। उसे उसकी आवाज या वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए थी जिसमें वह सीधे निर्देश दे रहा हो, या फिर उसके छिपाए हुए काले धन का पता लगाना था। इसके लिए उसे दुश्मन के दिल में सीधे घुसना होगा। मैं ब्रिगेडियर मेहरा से संपर्क करूंगी। मैम, यह बहुत खतरनाक होगा। जितना खतरनाक होगा उतना ही हासिल भी होगा। मैं अब से एक डबल एजेंट बनूंगी। अनन्या अपनी यूनिट में लौट आई।
फिर उसने ब्रिगेडियर मेहरा से मिलने का अनुरोध किया। उसके दफ्तर में आमने सामने बैठे दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव था। मेहरा ने हमेशा की तरह एक दयालु मुस्कान के साथ अनन्या का स्वागत किया। कैप्टन अनन्या, छुट्टी कैसी रही? तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ है, कोई बात हुई क्या? अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे भाई के साथ कुछ समस्या हो गई थी। वह कुछ सूदखोरों के चंगुल में फंस गया था। ओह, तो मामला सुलझ गया? अगर कोई मदद चाहिए तो कभी भी बताना। उसकी बेशर्म अदाकारी से अनन्या को घिन आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए कहा, मैंने मामला सुलझा लिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में मुझे पता चला कि इसके पीछे अजय था। जैसे ही अनन्या ने अजय का नाम लिया, मेहरा की आंखों में एक हल्की सी हलचल हुई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। हवलदार अजय, मैंने सुना था कि सेना छोड़ने के बाद वह गलत रास्ते पर चला गया है। वह आपका नाम इस्तेमाल कर रहा था, कह रहा था कि उससे आपका संरक्षण प्राप्त है। अनन्या ने एक चारा फेंका। वह देखना चाहती थी कि मेहरा कैसी प्रतिक्रिया देता है। मेहरा कुछ देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस ली और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसकी अनन्या ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मैं तुम्हें सच बताता हूं अनन्या, मैं सेना के अंदर एक बड़े भ्रष्टाचार के गिरोह की गुप्त रूप से जांच कर रहा हूं। अजय उस संगठन का एक प्रमुख सदस्य है। मैं उसे पकड़ने के लिए जानबूझकर उसके साथ हाथ मिलाने का नाटक कर रहा था। क्या उसने तुम्हारे भाई से संपर्क किया? यह भी असल में तुम्हें फंसाने का एक जाल था। वे लोग तुम्हारी क्षमताओं से डरते हैं। मैं तुम्हें बचाने के लिए अजय को गलत जानकारी देकर उनकी योजनाओं को अपने नियंत्रण में रख रहा था। मेहरा की बातें बहुत ही तर्कसंगत लग रही थी कि वह एक डबल एजेंट की भूमिका निभा रहा था। तो फिर यूएसबी का डेटा, तो फिर टाइपन कैपिटल का पैसा, आपके खाते में जाने का रिकॉर्ड, उसे आप कैसे समझाएंगे? अनन्या ने सीधे मुद्दे पर वार किया। मेहरा ने जैसे इसी का इंतजार कर रहा हो जवाब दिया। उनका विश्वास जीतने के लिए यह एक जरूरी प्रक्रिया थी। वह पैसा मैंने निजी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उसे गुप्त तिजोरी में सबूत के तौर पर रखा है। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी तो मैं इन सबूतों का इस्तेमाल करके उन सबको एक साथ पक लूंगा। उसकी बातें बिल्कुल पराजात लग रही थी। अनन्या उलझन में पा गई। क्या यूएसबी का डेटा सच है या फिर उसके सामने बैठा मेहरा सच बोल रहा है? उसे यह भी लगने लगा कि शायद विक्रम ने मरने से पहले जो यूएसबी छुई थी वह मेहरा और अनन्या के बीच फूट डालने के लिए अजय का एक जाल हो सकता है। अनन्या, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारी क्षमता और न्याय की भावना के साथ हम मिलकर इस बड़ी बुराई को जड़ से उखाड़ सकते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे गुप्त एजेंट बनकर अजय के संगठन में घुसपैठ करो। मेहरा ने अनन्या की ओर अपना हाथ बाया। उसकी आंखें सच्ची और ईमानदार लग रही थी। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर वह उसकी बात मानकर उसका हाथ थाम लेती तो वह एक मजबूत सहयोगी बन जाता, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा होता तो वह खुद ही शेर की मांग में जारी होती। अनगिनत विचार उसके दिमाग में कौंध गए और फिर अनन्या ने आखिरकार एक फैसला किया। उसने मेहरा का हाथ थाम लिया। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आप पर भरोसा करूंगी और आपका साथ दूंगी। लेकिन उसके दिल में एक और आवाज गूंज रही थी, किसी पर भरोसा मत करो, सिर्फ सबूत ही सच बताएंगे। अनन्या ने मेहरा के प्रस्ताव को स्वीकार करने का नाटक करते हुए उसकी असलियत का पर्दाफाश करने के लिए एक खतरनाक जुआ खेलने का फैसला किया। अब उसे एक डबल एजेंट बनकर दो सच्चाइयों के बीच एक पतली रस्सी पर चलना था। जिस दिन से अनन्या ने ब्रिगेडियर मेहरा का हाथ थामा, उसकी जिंदगी के दो चेहरे हो गए। दिन में वह एक वफादार अधीनस्थ के रूप में मेहरा के निर्देशों का पालन करती थी और रात में वह समीर के साथ मिलकर गुप्त रूप से उसकी हर गतिविधि की जांच करती थी। उसने मेहरा द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अजय के संगठन के कुछ निचले स्तर के सदस्यों को गिरफ्तार करके सफलता भी हासिल की। बेशक वे सिर्फ ऐसे लोग थे जिन्हें मेहरा खुद को बचाने के लिए कुर्बान कर रहा था। मेहरा अनन्या की क्षमताओं की प्रशंसा करने का नाटक करते हुए उसे और भी गहराई में खींच रहा था। उसने अनन्या को अजय से सीधे संपर्क करने का मौका देने का प्रस्ताव दिया। अजय हाल ही में एक विदेशी हथियार तस्कर गिरोह के साथ एक बड़ी डील करने की तैयारी कर रहा है। हमें उस जगह पर छापा मारकर अजय और तस्करों को एक साथ पकड़ना होगा। इसके लिए तुम्हें एक नकली पहचान के साथ उनसे संपर्क करना होगा। मेहरा की योजना बहुत ही विस्तृत थी। अनन्या को सेना से भागी हुई एक भाई की सैनिक और हथियार दलाल के रूप में अजय से मिलना था। चूंकि अजय अनन्या का चेहरा जानता था, इसलिए उसे विशेष मेकअप के जरिए अपना चेहरा पूरी तरह से बदलना था, जैसे कि उसने बबी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। यह बहुत खतरनाक है। अजय मैम को पहचान लेगा। समीर ने इसका विरोध किया, लेकिन अनन्या इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। अजय के इतने करीब पहुंचकर ही वह मेहरा से जो है निर्णायक सबूत हासिल कर सकती थी। जितना खतरनाक है उतना ही सच्चाई के करीब पहुंचने का रास्ता भी है। अनन्या ने मेहरा द्वारा उपलब्ध कराई गई एक विशेष मेकअप टीम के जरिए खुद को एक बिल्कुल अलग इंसान में बदल लिया। उसकी तेज आंखें नरम हो गईं
और उसकी सीधी नाक साधारण दिखने लगी। उसने अपनी आवाज का लहजा बदलने का भी प्रशिक्षण लिया। आईने में खई अपनी छवि उसे बिल्कुल अपरिचित लग रही थी। मेहरा ने अनन्या को रैचल नाम दिया और अजय से मिलने की जगह और समय बताया। यह मुंबई का एक बंदरगाह था। देर रात कंटेनर यार्ड में तय दिन अनन्या रैचल बनकर अकेले बंदरगाह की ओर चल पई। गहरे मेकअप और चमकीले चमड़े के कपों में वह किसी गली की हथियार दलाल ही लग रही थी। उसके शरीर में आपात स्थिति के लिए एक छोटी पिस्तौल और एक सुनने वाला डिवाइस छिपा हुआ था। समीर दूर से एक समीर गली डिवाइस बना ही स्नाइपर राइफल से उसकी निगरानी कर रहा था और हर स्थिति पर नजर रखे हुए था। अंधेरे और नमकीन समुद्री गंध से भरे कंटेनरों के बीच अजय अपने कुछ आदमियों के साथ सामने आया। कुछ हफ्तों बाद उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा दुबला और तेज लग रहा था। उसने अनन्या को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए अपनी सतर्कता बनाए रखी। तुम रेचल हो? अगर मैं रेचल हूं तो तुम इस डील के जिम्मेदार हो। तुम तो उम्मीद से ज्यादा खूंखार दिखते हो। अनन्या ने जानबूझकर एक रूखा और उकसाने वाला लहजा इस्तेमाल किया। अजय की भौहें तन गईं। सामान कहां है? पैसे कहां हैं? एक तनावपूर्ण माहौल बन गया। अजय ने अपने आदमी को इशारा किया और उसने पैसों से भरा एक बैग खोलकर दिखाया। अनन्या ने भी अपने साथ लाए हथियारों के सैंपल दिखाए जो मेहरा ने तैयार किए हुए नकली थे। सामान की जांच करते समय अजय की नजरें एक पल के लिए अनन्या की कलाई पर टिकी। उसकी कलाई पर लाई के दौरान बना एक हल्का सा निशान था। यह निशान अजय से लाइते समय ही बना था। यह एक ऐसा निशान था जिसे विशेष मेकअप भी नहीं छिपा सका था। अजय की आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हारी कलाई पर यह निशान कहां से आया? अनन्या का दिल धक गया, लेकिन उसने सहजता से हंसते हुए जवाब दिया, एक गलत आदमी से प्यार करने का इनाम समझ लो। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। अजय ने बिना कुछ कहे अनन्या को घूर कर देखा। उसकी आंखों में शक था। ठीक उसी पल उसके वॉकी टॉकी से मेहरा की आवाज आई, लेकिन यह एक एन्क्रिप्टेड आपातकालीन चैनल था जो सामान्य नहीं था। अनन्या के शरीर में छिपे छोटे सुनने वाले डिवाइस ने उस फ्रीक्वेंसी को पक लिया था। अजय, योजना बदल गई है। वह नकली है, वह अनन्या है। उसे तुरंत खत्म कर दो। यह मेहरा की आवाज थी। वह शुरू से ही सब कुछ जानता था। अनन्या को नकली पहचान के साथ अजय के पास भेजना उसे परखने और बिना किसी शक के खत्म करने का एक जाल था। यह देखने के लिए एक आखिरी परीक्षा थी कि अनन्या उसकी बातों पर भरोसा करती है या उसके मन में कुछ और है। और अनन्या इस परीक्षा में पूरी तरह से फंस गई थी। मुझे पता था कि यह तू ही होगी, अनन्या। अजय चिल्लाते हुए अपनी बंदूक निकाल ली। उसके आदमियों ने भी तुरंत अनन्या पर बंदूकें तान दी। वह चारों तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन अनन्या ने भी इस पल का अंदाजा लगा लिया था। चूंकि उसने मेहरा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया था, इसलिए उसने सबसे खराब स्थिति के लिए एक प्लान भी तैयार रखा था। इससे पहले कि अजय की बंदूक से गोली निकलती, उसने अपनी कमर में छिपा एक फ्लैश ग्रेनेड जमीन पर फेंक दिया। धमाका! एक जबरदस्त आवाज के साथ आंखों को अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। जब अजय और उसके आदमी चीखते हुए अपनी आंखें ढंक रहे थे, अनन्या ने कंटेनरों के ढेर के पीछे छलांग लगा दी। उस कुतिया को पको, जान से मार दो। अजय की गुस्से भरी आवाज गूंजी और बंदरगाह पर अंधाधुंध गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दर्जनों गोलियां उस कंटेनर में धंस गईं जहां अनन्या छिपी हुई थी। अनन्या ने कंटेनर के पीछे छिपकर समीर को वायरलेस पर संदेश भेजा, समीर, प्लान भी शुरू करो। जी मैम। ठीक उसी पल बंदरगाह की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। समीर ने बंदरगाह के केंद्रीय बिजली प्रणाली को हैक करके उसे बंद कर दिया था। घने अंधेरे में गोलियों की आवाज एक पल के लिए रुक गई। दुश्मन अचानक हुए अंधेरे में घबरा गए। अनन्या ने कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने अपनी नाइट विजन गॉगल्स निकाली और पहन ली। अब अंधेरा उसका साथी था। अंधेरे में वह एक भूत की तरह चलने लगी। गोलियों की आवाज की जगह गर्दन टूटने की आवाजें और चीखें अंधेरे में रुक रुक कर गूंजने लगी। वह अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल, चाकू और खाली हाथों से अजय के आदमियों को एक एक करके चुपचाप खत्म कर रही थी। डर से घबराए हुए गुंडे एक अदृश्य दुश्मन पर पागलों की तरह गोलियां चला रहे थे, लेकिन ऐसा करने से वे सिर्फ अपना ठिकाना बता रहे थे। वहां है क्या? अजय ने जिस दिशा से आवाज आई थी उस ओर गोली चलाई, लेकिन वहां अब अनन्या नहीं थी। वह एक भूत की तरह उसकी पीठ के पीछे पहुंच रही थी। मिल गया अजय। अंधेरे में गूंजती अनन्या की आवाज सुनकर अजय डरकर पलटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या की लात ने उसके हाथ से बंदूक उगा दी। एक बार फिर दोनों के बीच एक दर्दनाक हाथापाई अंधेरे में शुरू हो गई। गोलियों और चीखों की आवाजें शांत हो चुके बंदरगाह पर अब सिर्फ दोनों की हाँफती हुई सांसें और हड्डियों और मांस के टकराने की जोरदार आवाजें ही गूंज रही थी। यह सच्चाई की ओर जाने वाला आखिरी दरवाजा था, और इस लड़ाई के अंत में अनन्या को एक ऐसे दूसरे मोह का सामना करना था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। घने अंधेरे में अनन्या और अजय एक दूसरे की सांसों और हरकतों पर ही भरोसा करके जान की बाजी लगा रहे थे। नाइट विजन गॉगल्स पहने होने के कारण अनन्या का पला भारी था।
लेकिन अजय एक जंगली जानवर की तरह अपनी इंद्रियों से उसके हमलों को रोक रहा था और पलटवार कर रहा था। वह अनन्या के लड़ने के तरीके को बहुत अच्छी तरह जानता था। तेरी यह महान न्याय की भावना मैं आज यहीं खत्म कर दूंगा। अजय ने एक लोहे की पाइप घुमाई। अनन्या ने झुककर बचते हुए उसकी टांग में फंसाकर उसे गिरा दिया। जमीन पर गिरे अजय के ऊपर चक्कर अनन्या ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। सब खत्म हो गया। अजय मेहरा की गुलामी भी यहीं खत्म। हा हा हा। देखो तो कौन किसे गुलाम कह रहा है। अजय की गर्दन पर चाकू होने के बावजूद वह हंसना बंद नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में एक हारे हुए की निराशा नहीं बल्कि कुछ जानने वाले का घमंड था। तुम्हें पता था कि मेहरा ने जाल बिछाया है? बेशक, मुझे बहुत पहले से पता था कि वह बुढ़ा मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। मैं भी उस बुढ़े को धोखा देने का मौका ढूंढ रहा था। तो फिर तुमने उसके जाल में फंसने का नाटक क्यों किया? तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? अनन्या के सवाल पर अजय ऐसे हौसा जैसे वह कोई मजेदार नाटक देख रहा हो। अनन्या, मैं तो तुम्हें बहुत चालाक समझता था, लेकिन तुम तो बहुत भोली निकली। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम शुरू से अंत तक एक बय नाटक की मुख्य किरदार थी। मेहरा, मैं और यहां तक कि तुम्हारा वह भाई, सब अभिनेता थे और दर्शक कोई और था। क्या बकवास कर रहे? बकवास? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि इस नाटक का असली निर्देशक कौन है। अजय ने अपनी जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला। उसने बटन दबाया। रिकॉर्डर से एक जानी पहचानी लेकिन एक ऐसी आवाज आई जो यहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। योजना के अनुसार सब चल रहा है। अनन्या ने चारा निगल लिया होगा। जी साहब, वह जल्द ही अजय से मिलेगी। मेहरा ने भी सारी तैयारी कर ली है। ठीक है, दोनों को खत्म कर दो। अजय को भी अब जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। सारी सच्चाई अनन्या के साथ ही दफन कर दो। उस आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि उसका भाई रोहन सिंह था, जो हिरासत में होना चाहिए था। अनन्या का दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून ठंडा पा गया हो। रिकॉर्डर से रोहन और एक अज्ञात व्यक्ति के बीच की बातचीत लगातार चल रही थी। उस बातचीत से जो सच्चाई सामने आई वह बहुत ही भयानक और चौंकाने वाली थी। इस सब की शुरुआत रोहन ने की थी। वह सिर्फ एक हार्डवेयर की दुकान का मालिक नहीं था, वह सैन्य साजो सामान की अवैध तस्करी करने वाले एक गिरोह का मुख्य दलाल था और एक ऐसे मास्टरमाइंड का दाहिना हाथ था जिसे सर कहा जाता था, जो ब्रिगेडियर मेहरा को भी अपनी उंगलियों पर नचाता था। हार्डवेयर की दुकान उसकी नकली पहचान थी और मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य जरिया थी। उसने जानबूझकर सूदखोरों से कर्ज लिया और अपनी बहन अनन्या को इस मामले में घसीटा। उसकी योजना अनन्या की विशेष क्षमताओं और सेना के अंदर के नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंद्वियों मेहरा और अजय को एक साथ खत्म करने की थी। उसे पता था कि अनन्या मेहरा से संपर्क करेगी और अजय से लजेगी। यह सब उसकी गणना का हिस्सा था और अंत में दोनों गुटों को खत्म करने के बाद वह सबूत मिटाने के लिए अनन्या को भी खत्म करने की योजना बना रहा था। उसका भाई उसे बचाने के लिए नहीं ला रहा था बल्कि उसका इस्तेमाल करके उसे मारने के लिए यह सारा खेल रच रहा था। यह दूसरा मौका नहीं, यह नहीं हो सकता। अनन्या सदमे में अजय की गर्दन पर रखा चाकू गिरा बैठी। इस मौके का फायदा उठाकर अजय ने उसे धकेल दिया और खाहा हो गया। अब समझी तुम कितनी दयनीय और बेवकूफ गुइया थी। तुम्हारा वह भाई खून और आंसुओं से रहित एक शैतान है। मैं, मेहरा और तुम, हम सब उसके हाथ की कठपुतलियां थे। अजय ने गुस्से और निराशा से चिल्लाया। उसे भी देर से एहसास हुआ था कि रोहन ने उसका इस्तेमाल किया है और वह बदला लेने के लिए यह सब कर रहा था। वह अनन्या के सामने सच्चाई का खुलासा करके उसके साथ मिलकर रोहन का सामना करना चाहता था। तभी बंदरगाह की लाइटें फिर से जल उठी और चारों ओर के कंटेनरों के ऊपर भारी हथियारों से लैस दर्जनों नकाबपोश आदमी दिखाई दिए। वे सेना के विशेष बलों जैसे कपों में थे, लेकिन उन पर कोई पहचान चिन्ह नहीं था। वे रोहन की निजी सेना थी। अजय, बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी अदाकारी शानदार थी। एक स्पीकर के जरिए रोहन की ठंडी आवाज पूरे बंदरगाह में गूंजी। वह दूर एक कंट्रोल टावर से यह सब देख रहा था। और मेरी बहन अनन्या, सच्चाई जानकर कैसा लगा? जिस न्याय पर तुम्हें इतना गर्व था, जिस परिवार को तुम अपनी जान से बचाना चाहती थी, उसकी असलियत इतनी गंदी और घिनौनी है, यह जानकर निराशा हुई। अनन्या लखाते हुए उठी। उसकी आंखें बेजान और कांप रही थी। भाई, क्यों क्यों कमजोर भावनाओं को परे रखो। इस दुनिया में ताकत और पैसा ही सब कुछ है। तुम जैसी देश के लिए अपनी जान देने वाली को बदले में क्या मिलता है? थोई सी तनख्वाह और एक मेडल का टुका। मैं अपनी ताकत से अपना साम्राज्य बना रहा हूं और तुम उस साम्राज्य के लिए आखिरी बलि थी। रोहन के आदमियों ने अनन्या और अजय पर अपनी बंदूकें तान दी। अब सच में सब खत्म हो गया था। जिस परिवार पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसी ने उसे धोखा दिया और अब वह यहीं मरने वाली थी। निराशा के उस पल में अनन्या के कान में लगे वायरलेस से समीर की घबराई हुई आवाज आई, मैम होश में आइए, अभी सब खत्म नहीं हुआ है,
अब से मेरे निर्देशों का पालन कीजिए। 3 बजे की दिशा में जो कंटेनर है उसके पीछे मैंने कुछ तैयार रखा है। समीर की आवाज से अनन्या की आंखों में एक हल्की सी चमक लौटी। हाँ, अभी सब खत्म नहीं हुआ था। जब उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है, तब भी उसके पास एक ऐसा साथी था जो अपनी जान पर खेलकर उस पर भरोसा करता था। रोहन। अनन्या ने जैसे खून थूकते हुए अपने भाई का नाम पुकारा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, इसके बजाय सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला एक भयानक गुस्सा और नफरत धधक रही थी। तुमने जो ये जहन्नुम बनाया है उसे मैं अपने हाथों से खत्म करूंगी। अनन्या गोलियों की बौछार के बीच कंटेनर यार्ड को पार करते हुए समीर द्वारा बताई गई 3 बजे की दिशा में पागलों की तरह दौड़ने लगी। यह अब अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं थी, यह एक धोखा खाए हुए व्यक्ति के दर्दनाक बदले की कहानी थी, जिसका आखिरी अध्याय अब शुरू हो रहा था। गोलियां अनन्या के गाल के पास से गुजरी और उसके पैरों के नीचे कंक्रीट के फर्श को चीर गई। रोहन की निजी सेना भाई के सैनिकों और पूर्व विशेष बलों के सदस्यों से बनी एक घातक हत्यारा टुकी थी। वे बिना किसी झिझक के केवल अपने लक्ष्य को खत्म सापड़ी इसके सैनिकों और पूर्व विशेष बलों के सदस्यों से बनी एक घातक हत्यारा टुकी थी करने के लिए गोलियां चला रहे थे। अनन्या टे में दौड़ते हुए गोलियों से बच रही थी और साथ ही अपनी कमर पर लगे स्मोक ग्रेनेड भी फेंक रही थी। घना धुआं फैल गया और दुश्मनों की नजरों को धुंधला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर वह समीर द्वारा बताए गए 3 बजे की दिशा वाले कंटेनर के पीछे छिपने में कामयाब हो गई। कंटेनर के पीछे समीर का पहले से तैयार रखा हुआ एक डफेल बैग था। उसके अंदर एक केदो असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड, एक टैक्टिकल वेस्ट और एक बुलेट प्रूफ हेलमेट था। यह सेना के अंदर से गुप्त रूप से लाए गए नवीनतम उपकरण थे। मैम, मैंने उनके वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी हैक कर ली है। मैं उनकी हर हरकत पर नजर रख सकता हूं। वायरलेस पर समीर की आवाज आई। वह अनन्या की आंखें और कान बनकर दुश्मनों के ठिकानों और हमले के पैटर्न के बारे में लाइव जानकारी देने लगा। अल्फा टीम 12 बजे की दिशा से घेरा छोटा करो। ब्रावो टीम 6 बजे की दिशा से भागने का रास्ता रोको। दुश्मनों की बातचीत सुनाई दी। अनन्या ने जल्दी से हथियार पहने और केदो राइफल का सेफ्टी लॉक हटाया। उसकी आंखों में अब दोहक या उलझन नहीं थी, केवल अपने सामने के दुश्मनों को खत्म करने का एक ठंडा संकल्प था। अजय, अभी जिंदा हो? अनन्या ने वायरलेस पर पूछा। अजय भी गोलीबारी शुरू होते ही एक दूसरे कंटेनर के पीछे छिप गया था। धत तेरी की, अभी तो हूं, लेकिन इस तरह तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। अगर जीना चाहते हो तो मेरे निर्देशों का पालन करो, यह एक आदेश है। हाँ, मैं तेरा आदेश क्यों मानूं? नहीं मानना तो वहीं कुत्ते की मौत मरो। चुनाव तुम्हारा है। कुछ पल की खामोशी छाई रही। अजय ने दांत भींचे, लेकिन वह जानता था कि स्थिति से बचने का एकमात्र तरीका अनन्या के साथ हाथ मिलाना है। क्या करना है? मैं सामने से उनका ध्यान भटकाऊंगी और तुम घूमकर कंट्रोल टावर में घुसपैठ करोगे। रोहन को नीचे लाओ। कर सकोगे? उस शैतान की गर्दन में अपने हाथों से मरोऊंगा। छोटी सी बातचीत के बाद मिशन शुरू हो गया। अनन्या कंटेनर के पीछे से बाहर निकली और उसने दुश्मनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसकी गोलीबारी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए नहीं थी, वह समीर द्वारा बताए गए दुश्मनों के ठिकानों पर एक एक करके सटीक निशाना लगा रही थी। दुश्मन वहां है। जैसे ही दुश्मनों का सारा ध्यान अनन्या पर केंद्रित हुआ, अजय अंधेरे का फायदा उठाकर बिल्ली की तरह फुर्ती से आगे बढ़ा। उसने जैसे इस इलाके का पहले से ही जायजा ले रखा था और वह सबसे कुशल रास्ते से कंट्रोल टावर की ओर बढ़ने लगा। कंट्रोल टावर के अंदर रोहन सीसीटीवी स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। वह आराम से वाइन का गिलास लिए हुए, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, अपनी बहन की आखिरी छटपटाहट का आनंद ले रहा था। बेवकूफ, मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा यह घटिया न्याय कितना कमजोर है। लेकिन उसका यह आराम ज्यादा देर तक नहीं चला। अनन्या का प्रतिरोध उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसके प्रशिक्षित सैनिक एक अकेली लक्की के सामने बेबस होकर गिर रहे थे और अजय सीसीटीवी से गायब हो गया। अजय कहां गया? उसे तुरंत ढूंढो, रोहन घबराकर चिल्लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंट्रोल टावर की कांच की खिड़की टूटने की आवाज के साथ अजय अंदर कूद गया। उसके हाथ में एक चाकू था। मिल गया रोहन के आसपास कई गार्ड अजय पर झपटे, लेकिन वह एक पागल जंगली जानवर की तरह उन्हें काटते हुए और चीरते हुए आगे बढ़ा। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, रोहन। डर से घबराया रोहन पीछे हटते हुए अपनी पिस्तौल निकालकर अजय पर गोली चला दी। धाएं धाएं। गोलियां अजय के कंधे और जांघ में लगी, लेकिन वह रुका नहीं। दर्द से परे गुस्सा उसके शरीर को चला रहा था। वह खून बहाते हुए भी रोहन पर झपटा और उसे दबोच लिया। धोखेबाज, हरामखोर, मैं तुझे अपने हाथों से जहन्नुम भेजूंगा। जब दोनों उलझकर जमीन पर लुक रहे थे, बाहर की स्थिति भी तेजी से बदल रही थी। अनन्या ने आखिरी दुश्मन को भी खत्म कर दिया था और खून से लथपथ शरीर के साथ कंट्रोल टावर की ओर चल पाई। जब वह कंट्रोल टावर के अंदर पहुंची तो उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। रोहन अजय के सीने में चाकू घोंपे हुए मुश्किल से खड़ा हो रहा था। अजय आंखें खोले हुए गिरापत था
और रोहन अपने पेट में धन से अजय के चाकू को देखते हुए लखारा था। दोनों को जानलेवा चोटें आई थी। अनन्या, रोहन खून बहाते हुए अपनी बहन की ओर हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर अब एक शैतान का नहीं बल्कि मौत के सामने खड़े एक कमजोर इंसान का डर था। मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। अनन्या ने बिना कुछ कहे उसे देखा। अपने भाई की गुहार उसके दिल तक नहीं पहुंची। उसका दिल पहले ही टुके टुके होकर राख हो चुका था। वह धीरे धीरे उसके पास गई और उसके हाथ में पकी पिस्तौल छीन ली। रोहन की आंखों में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा कि उसकी बहन उसे माफ करके बचाने आई है, लेकिन अनन्या ने वह पिस्तौल अपने हाथ में पकी और उसकी नाल अपने भाई रोहन के दिल की ओर तान दी। यह सब तुमने शुरू किया था तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगी, एक ठंडी आवाज के साथ अनन्या की उंगली ने ट्रिगर पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। यह दुआ के आंसू नहीं थे, यह अपने ही खून को अपने हाथों से सजा देने की क्रूर नियति पर गुस्से के आंसू थे। धायन, एक गोली की आवाज ने खामोशी को चीर दिया और कंट्रोल टावर में गूंज उठी। गोली की आवाज एक लंबी गूंज छोते हुए हवा में विलीन हो गई। रोहन की आंखें भई हो गईं। उसके सीने से लाल खून का फव्वारा फूट पा। वह आखिरी पल तक अविश्वास भरी नजरों से अपनी बहन को देखता रहा। उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जल्द ही उसका शरीर बेजान होकर फर्श पर गिर पा। एक लंबा और खूनी रिश्ता, खून से सनी एक त्रासदी का अंततः अंत हो गया। अनन्या ने हाथ में पकी पिस्तौल को फर्श पर गिरा दिया। बारूद की गंध और खून की तीखी गंध उसकी नाक में भर गई। उसने गिरे हुए दो शवों को देखा, एक जो कभी उसका भाई था और दूसरा जो कभी उसका साथी था। सब कुछ खत्म हो गया था। बदला, युद्ध और सच्चाई की दर्दनाक खोज। लेकिन उसके दिल में जीत की भावना की जगह सब कुछ जल जाने के बाद बची राख की तरह खाली और ठंडा एहसास ही घूम रहा था। मैम, वायरलेस पर समीर की सावधान आवाज आई। वह दूर से यह सब देख रहा होगा। अनन्या में जवाब देने की भी हिम्मत नहीं थी। वह लखाते हुए कंट्रोल टावर से बाहर आई। बंदरगाह पर सुबह की नीली रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। रात भर चली खूनी लाई के निशान सुबह की रोशनी में साफ दिखाई दे रहे थे। चारों ओर बिखरी लाशें, गोलियों के खोखे और टूटे हुए कंटेनर किसी नरक के दृश्य जैसे लग रहे थे। अनन्या उस सब के बीच में खड़ी होकर उगते सूरज को देखने लगी। सूरज कल की तरह ही उग रहा था, लेकिन उसकी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। कितना समय बीत गया होगा। समीर सावधानी से उसके पास आया। उसके हाथ में एक कंबल और गर्म पानी की बोतल थी। अब आप क्या करेंगी? अनन्या ने बिना कोई जवाब दिए खाली नजरों से समुद्र को देखा। क्या वह सेना में वापस जा सकती है? वापस जाकर वह क्या करेगी? जिस चीज को वह बचाना चाहती थी वह सब झूठ निकला, और जिस पर वह भरोसा करती थी वह सब धोखा निकला। वह अब एक सैनिक अनन्या सिंह नहीं थी, वह सिर्फ अपने भाई की हत्यारिन थी। हमें यहां से निकलना होगा। जल्द ही पुलिस और सेना यहां पहुंच जाएगी। समीर की बात सुनकर अनन्या ने अनिच्छा से सिर हिलाया। उसने आखिरी बार कंट्रोल टावर की ओर देखा। वहां उसका अतीत, उसका भविष्य, सब कुछ दफन था। उसने बिना किसी अफसोस के अपनी पीठ मोड़ ली। समीर द्वारा तैयार की गई गाही में बैठकर बंदरगाह से निकलते समय अनन्या ने खिड़की से गुजरते हुए दृश्यों को चुपचाप देखा। दुनिया ऐसी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, शांत, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अपने सुरक्षित ठिकाने पर लौटकर अनन्या ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया और बस सोती रही। वह जागते हुए समय का सामना नहीं कर सकती थी। सपनों में उसे बार बार अपने भाई का आखिरी चेहरा, अजय की हंसी और मेहरा का पाखंडी चेहरा दिखाई देता था जो उसे परेशान करता था। इस बीच दुनिया में हंगामा मच गया था। मुंबई बंदरगाह पर हुई बड़ी गोलीबारी को अंडरवर्ल्ड गैंग्स के बीच की लाई के रूप में रिपोर्ट किया गया। रोहन को एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवसायी के रूप में पेश किया गया जो सूदखोरी के चंगुल में फंस गया था, और उसकी मौत कई सवालों के साथ एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा इस मामले से पूरी तरह से बेदाग रहा, जैसे उसका कोई लेना देना ही ना हो। यह साफ था कि कोई बगबी ताकत इस मामले की सच्चाई को दबा रही थी। मैम, ऐसे नहीं चलेगा, आप इस तरह टूट नहीं सकती। समीर चुपचाप उसकी देखभाल करते हुए उसे समझा रहा था। रोहन और अजय मर चुके हैं, लेकिन मेहरा अभी भी जिंदा है। क्या आप उस हरामखोर को सब कुछ दबाकर पहले की तरह जीते हुए देखती रहेंगी? हमें इस पूरी त्रासदी की सच्चाई दुनिया को बतानी होगी। समीर की बातों से अनन्या की खाली आंखों में एक हल्की सी चमक लौटी। हाँ, अभी सब खत्म नहीं हुआ था। असली दुश्मन अभी भी जिंदा था। वह अपने इस सारे दर्द और बलिदान को यूं ही दफन नहीं होने दे सकती थी। रोहन का साम्राज्य ढह गया था, लेकिन उस साम्राज्य को संभव बनाने वाली गंदी जंग, मेरा नाम के उस बे राक्षस को उखाड़ फेंकना होगा। तभी यह भयानक युद्ध खत्म हो सकता था। अनन्या अपनी जगह से उठी। कई दिनों में पहली बार उसने कुछ खाया और फिर उसने समीर से कहा, मेहरा का पता लगाओ, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखो और उस पल का पता लगाओ जब वह सबसे कमजोर हो। जी मैम, आपका क्या इरादा है? कानून, अदालत? मैं अब उन पर भरोसा नहीं करती, मैं खुद इंसाफ करूंगी।
अनन्या की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उसके दिल में बची हुई आखिरी इंसानी भावनाओं की आग बुझ चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बदला। वह अब देश की सैनिक नहीं थी। उसने सब कुछ खोकर सिर्फ बदला लेने के लिए एक भूत, एक इंसाफ करने वाली बनने का फैसला किया था। राख के ढेर पर उसका आखिरी युद्ध फिर से शुरू हो रहा था। अनन्या और समीर ने ब्रिगेडियर मेहरा का पीछा करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही बेशर्म था। मुंबई बंदरगाह की घटना के बाद वह उल्टे सेना के अंदर अनुशासन की बातें करने लगा था और अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर रहा था। मीडिया उसे एक सच्चे सैनिक के रूप में पेश कर रहा था और वह बिना किसी अपराधबोध के इस प्रसिद्धि का आनंद ले रहा था। यह देखकर अनन्या का गुस्सा उबलते हुए लावा की तरह धधक रहा था। समीर की हैकिंग की क्षमता कल्पना से परे थी। उसने सेना के आंतरिक नेटवर्क में घुसकर मेहरा के सभी ईमेल, फोन कॉल्स और यहां तक कि उसकी गाड़ी में लगे जीपीएस को भी लाइव ट्रैक करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की ट्रैकिंग के बाद एक निर्णायक मौका मिला। मेहरा कुछ दिनों बाद सेना के एक अनौपचारिक गेस्ट हाउस, जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में था, में एक गुप्त छुट्टी पर जाने वाला था। यह एक ऐसी जगह थी जहां वो बिना किसी आधिकारिक सुरक्षा के सिर्फ अपने कुछ करीबी लोगों के साथ जाता था। वह जगह बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई थी, एक अभेद्य किले की तरह। मेहरा के लिए यह सबसे सुरक्षित आरामगाह थी, लेकिन अनन्या के लिए यह उसे सजा देने का सबसे अच्छा मंच था। उस रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनन्या ने एक योजना बनाई। वह अब सेना की रणनीति का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। उसका केवल एक ही उद्देश्य था, मेहरा को निश्चित रूप से खत्म करना, और इसके लिए उसने सबसे प्रभावी और क्रूर तरीका सोचा। फैसले की रात उत्तराखंड के गहरे पहाड़ों में घना अंधेरा छाया हुआ था। मेहरा का गेस्ट हाउस पहाड़ के बीच में स्थित था और वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता एक ऊब खाब पहाड़ी सक थी। समीर ने पहले ही उस रास्ते के आसपास के सभी संचार नेटवर्क को जाम कर दिया था और निगरानी कैमरों को निष्क्रिय कर दिया था। अनन्या अंधेरे का फायदा उठाकर एक भूत की तरह गेस्ट हाउस के पास पहुंची। उसकी पीठ पर एक स्नाइपर राइफल थी, कमर पर एक चाकू और पिस्तौल, और सीने में गुस्सा। गेस्ट हाउस के बाहर पहरा दे रहे 3-4 गार्डों को यह भी पता नहीं चला कि अनन्या उनके पास से गुजरी और वे बिना किसी आवाज के मारे गए। वह अब दुश्मन को काबू में नहीं कर रही थी, वह सिर्फ मार रही थी। गेस्ट हाउस के अंदर घुसकर अनन्या ने खिड़की से अंदर झांका। मेहरा आग के पास बैठकर अकेले व्हिस्की पी रहा था। वह बहुत ही शांत और आरामदायक लग रहा था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यही वह शैतान है जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अनन्या ने कांच की खिड़की तोड़ने के बजाय चुपचाप मुख्य दरवाजा खोला। उसने समीर के जरिए पहले ही पासवर्ड पता कर लिया था। बिना किसी आवाज के अंदर घुसकर वह एक भूत की तरह मेहरा की पीठ के पीछे पहुंची। बहुत दिनों बाद मिले ब्रिगेडियर साहब। अनन्या की आवाज सुनकर मेहरा का कंधा पत्थर की तरह सख्त हो गया। वह धीरे धीरे अविश्वास भरी नजरों से पलटा। उसकी आंखों के सामने वह अनन्या खड़ी थी जो मर चुकी होनी चाहिए थी, या जिसे उसने मरा हुआ मान लिया था। तो तू यहां कैसे? जहन्नुम से वापस आई हूं आपको लेने। मेहरा का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने मेज के नीचे छिपी पिस्तौल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनन्या का पैर ज्यादा तेज था। उसकी लात से मेज पलट गई और विस्की की बोतल के साथ पिस्तौल फर्श पर गिर गई। अब भी हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। अनन्या ने मेहरा का गिरेबान पकड़ उसे दीवार पर धकेल दिया। कभी वह उसे आसमान की तरह सम्मान देती थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक दुश्मन था जिसे खत्म करना था। आपने ऐसा क्यों किया? मैं आप पर पिता की तरह भरोसा करती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अनन्या की चीख पर मेहरा ने डर के बावजूद घटिया तरीके से हंसना शुरू कर दिया। हाँ, भरोसा? भोली लक्की, भरोसा जैसा कुछ नहीं होता। सिर्फ इस्तेमाल करने वाले और इस्तेमाल होने वाले होते हैं। मैंने तेरी शानदार क्षमताओं का इस्तेमाल किया और तू बेवकूफी से इस्तेमाल हो गई। चुप कर। तेरे इस गंदे पैसे और सत्ता के लिए तूने मेरे भाई को, मेरे साथियों को और मुझे सबको कुर्बान कर दिया। मेरा भाई? वह तो असली शैतान था, मैंने नहीं। उसने पहले मुझे लालच दिया था सेना के हथियार बेचकर एक बड़ा साम्राज्य बनाने का। मैंने तो बस उसका प्रस्ताव स्वीकार किया था, लेकिन वह मुझे सिर्फ इस्तेमाल करके फेंकना चाहता था, इसलिए मैंने पहले ही अपना दाम चल दिया। मेहरा अपने अपराधों को सही ठहराते हुए चिल्ला रहा था। वह कह रहा था कि यह उसका लालच नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। अनन्या को लगा कि अब उसकी बातें सुनने का कोई फायदा नहीं है। उसने मेहरा को लिविंग रूम के फर्श पर पटक दिया और फिर उसने उसके सामने वह रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें उसकी कही हुई बातें, उसके किए हुए सारे बुरे काम दर्ज थे। यह समीर द्वारा रिकवर की गई अजय के रिकॉर्डर की मूल फाइल थी। उसमें मेहरा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वह रोहन के साथ साजिश रच रहा था और अजय को उसे मारने का आदेश दे रहा था। ये कहां से मिला? तुम्हारे पापों का इंसाफ करने का सबूत? अनन्या ने पिस्तौल उठाकर उसके सिर पर तान दी। मेहरा को अब मौत का डर सताने लगा और वह फर्श पर गिरकर गिग्गी खाने लगा।
मुझे बचा लो प्लीज, बस मेरी जान बख्श दो, मेरे पास जो भी पैसा है, सम्मान है, सब तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे नहीं चाहिए, अनन्या ने ठंडक से कहा। उसकी उंगली ट्रिगर की ओर बाई। ठीक उसी पल गेस्ट हाउस की सारी लाइटें बंद हो गईं और चारों तरफ से दर्जनों लाल लेजर पॉइंटर अनन्या के शरीर पर पड़ने लगे। खिड़कियां टूट गईं और काले कपों में विशेष बल के जवान अंदर घुस आए। उनके कंधों पर एक जाना पहचाना चिन्ह था, पैरा एसएफ। वे उसके अपने साथी थे और उनके पीछे से एक आदमी धीरे धीरे अंदर आया। बस यहीं तक कैप्टन अनन्या। वह अनन्या का सीधा अफसर और मेहरा का प्रतिद्वंद्वी कर्नल विक्रम सिंह था। अनन्या को एहसास हुआ कि यह सब एक जाल था। मेहरा ने अपने गेस्ट हाउस में एक आखिरी बीमा करवा रखा था कि अगर वह खतरे में हो तो सेना की एक टुकड़ी अपने आप यहां पहुंच जाए। और कर्नल सिंह ने इस मौके का इस्तेमाल करके मेहरा और अनन्या को एक साथ खत्म करने और सारा श्रेय खुद लेने की योजना बनाई थी। सारे हथियार फेंक दो और आत्मसमर्पण करो, यह एक आदेश है। कर्नल सिंह की ठंडी आवाज गूंजी। अनन्या ने चारों तरफ से अपने साथियों की बंदूकों को देखा जो उस पर तनी हुई थी। कभी वे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे और अब वे उस पर गोली चलाने के लिए तैयार थे। फर्श पर गिरा हुआ मेहरा पागलों की तरह हंसने लगा। सब खत्म हो गया अनन्या, अब तू सिर्फ एक गद्दार है, यहीं मर जा। अनन्या ने धीरे धीरे हाथ में पक्की पिस्तौल नीचे की, लेकिन यह आत्मसमर्पण का संकेत नहीं था। उसकी आंखों में हार नहीं थी, बल्कि इस पूरी अन्यायपूर्ण स्थिति के खिलाफ अंतिम प्रतिरोध की आग जल रही थी। उसने अपने हाथों से इस सब को खत्म करने का फैसला किया, कानून या सेना से नहीं, बल्कि अपने तरीके से। अनन्या के चारों ओर की हवा बर्फ की तरह ठंडी थी। कभी उसके साथी रहे पैरा एसएफ के जवानों की बंदूकें उसकी हर हरकत को रोक रही थी। उनकी आंखों में दया या सहानुभूति की जगह आदेश का पालन करने वाली एक मशीनी ठंडक थी। कर्नल विक्रम सिंह ने जीत के विश्वास के साथ एक शांत चेहरे से अनन्या को देखा। कैप्टन अनन्या, यह आखिरी मौका है, आत्मसमर्पण कर दो तो शायद कुछ रियायत मिल जाए। लेकिन अनन्या उसकी बात पर हंसी। रियायत? इस सारी सच्चाई का सामना करने के बाद वह अब जानती थी कि सेना का कानून और न्याय कितना खोखला है। यह एक ऐसी जगह थी जहां मेहरा जैसा शैतान ब्रिगेडियर बनकर घूमता था और कर्नल सिंह जैसा अफसरवादी उसकी जगह लेता था। आत्मसमर्पण नहीं होगा, अनन्या की आवाज धीमी थी, लेकिन गेस्ट हाउस में मौजूद हर व्यक्ति के कानों में साफ गूंजी। मैंने एक सैनिक होना नहीं छोड़ा है, बल्कि आप लोगों ने एक सैनिक होना छोड़ दिया है। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मेहरा की ओर फिर से पिस्तौल उठाई। रुको, गोली चलाई तो तुम भी मर जाओगी, कर्नल सिंह घबराकर चिल्लाया। विशेष बल के जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर जम गईं। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां एक पल में कुछ भी हो सकता था। अनन्या की एक उंगली पर सब कुछ टिका हुआ था। अनन्या ने सीधे मेहरा की आंखों में देखा। उसने उसकी आंखों में डर और निराशा देखी और फिर बिना किसी झिझक के उसने ट्रिगर दबा दिया। आखिरी गोली की आवाज गूंजी। मेहरा का शरीर एक बार जोर से कांपा और फिर गिर पा। दशकों से सेना को खोखला करने वाले एक भय राक्षस का अंततः अंत हो गया। उसी समय अनन्या के शरीर पर दर्जनों गोलियां बरस पी। दाएं दाएं दाएं। जबरदस्त गोलियों की आवाज के साथ अनन्या का शरीर खून बहाते हुए पीछे गिर गया। उसकी नजरें धुंधली हो गईं और दुनिया की सारी आवाजें दूर जाने लगी। गिरते समय उसकी आंखों में कर्नल सिंह का ठंडा चेहरा या अपने अपरिचित साथियों के चेहरे नहीं थे, बल्कि बहुत पहले जब वो कुछ नहीं जानती थी, जब उसने पहली बार सैनिक बनने का सपना देखा था, उस भोली लड़की का चेहरा था। मैं किस लिए लब रही थी? उसकी आखिरी चेतना धीरे धीरे दूर हो गई। कुछ समय बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। सेना ने एक आधिकारिक घोषणा की कि ब्रिगेडियर अर्जुन मेहरा की हत्या एक विद्रोही अधीनस्थ कैप्टन अनन्या सिंह ने कर दी और कैप्टन सिंह भी मौके पर ही मारी गई। मीडिया ने मेहरा को एक शहीद नायक और अनन्या को एक दुर्भाग्यपूर्ण सैनिक के रूप में पेश किया जिसने एक चरम कदम उठाया। इसके पीछे छिपी सच्चाई, रोहन और सैन्य साजो सामान का भ्रष्टाचार, अजय का बदला के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। सारी सच्चाई अनन्या की मौत के साथ पूरी तरह से दफन हो गई लगती थी। कर्नल विक्रम सिंह को इस मामले को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। उसने मेहरा की जगह ले ली और भी ब्रिगेडी सत्ता हासिल कर ली। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। जिस रात उसकी ब्रिगेडियर बनने की पार्टी चल रही थी, एक भव्य हॉल में कई लोग उसकी सफलता का जश्न मना रहे थे। कर्नल सिंह एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वाइन का गिलास उठाए हुए था। तभी हॉल की सभी स्क्रीनें अचानक झिलमिलाने लगीं और एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में मेहरा के गेस्ट हाउस में हुए आखिरी पलों का पूरा दृश्य था। मेहरा का घिनौना कबूलनामा, अनन्या की चीख और कर्नल सिंह का उसे आत्मसमर्पण के लिए कहना। सारी बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। हॉल में पल भर में सन्नाटा छा गया। लोग सदमे और हैरानी में स्क्रीन को देख रहे थे। कर्नल सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया था। यह क्या है? इसे बंद करो, वीडियो बंद करो।
वह चिल्लाया, लेकिन वीडियो नहीं रुका, बल्कि मेहरा और रोहन की गुप्त मुलाकातों के सीसीटीवी फुटेज, अजय द्वारा सैन्य साजो सामान की तस्करी के वीडियो, टाइपन कैपिटल के गुप्त खाते, वे सभी सबूत जो अनन्या और समीर ने अपनी जान पर खेलकर इकट्ठे किए थे, एक एक करके सामने आने लगे। वीडियो के अंत में एक काली स्क्रीन पर सफेद अक्षरों में लिखा हुआ आया, सच्चाई कभी नहीं डूबती। यह एक मरे हुए व्यक्ति की ओर से आखिरी चेतावनी है। यह वीडियो सिर्फ उस हॉल में ही नहीं, बल्कि सभी समाचार चैनलों, मीडिया घरानों और इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम हो रहा था। अब इसे रोकना या दबाना संभव नहीं था। यह सब हवलदार समीर शर्मा ने किया था। अनन्या ने अपने आखिरी मिशन पर जाने से पहले उसे सारे सबूत सौंप दिए थे और उसने वादा किया था, अगर मैम वापस नहीं लौटी तो वह अपनी हर चीज दांव पर लगाकर इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। अनन्या ने अपनी मौत को भी अपने आखिरी मिशन का हिस्सा बनाया था। वह खुद मेहरा को सजा देगी और अपनी मौत से इस मामले पर जनता का ध्यान चरम पर पहुंचाएगी, और ठीक उसी पल समीर सारी सच्चाई का खुलासा कर देगा। यही उसकी चुनी हुई आखिरी चिंगारी थी। उसने अपनी जान देकर सही हुई सेना के दिल में सबसे घातक बम हुआ था। कर्नल सिंह को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। सेना अपने इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में फंस गई और इससे जुड़े सभी लोगों को कानून का सामना करना पड़ा। दुनिया को देर से अनन्या सिंह नाम के पीछे छिपी सच्चाई का पता चला और वे उसकी दुखद मौत पर गुस्सा और दुखी हुए। यही वह आखिरी परिणाम था जो वह चाहती थी। समय बीत गया और अनन्या कांड धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटने लगा। बुराई को सजा मिली और सेना ने वह सुधारों का वादा किया, लेकिन एक व्यक्ति के बलिदान से मिली शांति कहीं ना कहीं अधूरी और कभी थी। उत्तराखंड के गहरे पहाड़ों में एक छोटे से गुमनाम मठ में एक आदमी आया। वह सेना की वर्दी उतारकर साधारण कपड़ों में था, समीर शर्मा। इस मामले की सारी सच्चाई दुनिया को बताने की कीमत उसे अपमानजनक बर्खास्तगी के रूप में चुकानी पड़ी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। वह मानता था कि यह अपने सम्मानित सीनियर के लिए वो आखिरी काम था जो वो कर सकता था। वह मठ के एक छोटे से अस्थि कक्ष की ओर गया। वहां अनन्या सिंह नाम की एक छोटी सी अस्थि कलश रखी हुई थी। यह सेना का आधिकारिक कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि समीर द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया उसका अपना स्थान था। मैं आया हूं। समीर ने अस्थि कलश के सामने गेंदे का फूल रखा। दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं जो आपको याद करते हैं। ऐसे लोग हैं जो ये नहीं भूलना चाहते कि आपने किस लिए लाई थी। वह काफी देर तक चुपचाप अस्थि कलश को देखता रहा। उसके साथ बिताए हुए छोटे लेकिन तीव्र पल उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसका ठंडा करिश्मा, उसकी अटूट आंखें और आखिरी पल तक न बुझने वाली आग जैसी उसकी इच्छा शक्ति। तभी उसे अपनी पीठ के पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो एक अपरिचित महिला खड़ी थी। वह अनन्या की ही उम्र की एक शांत और शालीन महिला थी। क्या आप अनन्या सिंह जी को जानती हैं? महिला ने सावधानी से पूछा। हाँ। आप कौन हैं? मैं एक पत्रकार हूं। मैंने इस मामले को शुरू से अंत तक कवर किया है, लेकिन सेना के दबाव के कारण मैं अपनी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर सकी। फिर कुछ समय पहले मुझे एक गुमनाम स्रोत से सारे सबूत मिले। वह आप थे। समीर ने कुछ नहीं कहा। महिला ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। आपका धन्यवाद। आपकी वजह से एक सच्चाई जो दफन हो जाती दुनिया के सामने आ सकी। मैं अब एक किताब लिखने जा रही हूं कि अनन्या सिंह जैसी सैनिक को क्यों इस तरह लड़ना पड़ा, ताकि लोग उसे भूल न जाएं। दोनों कुछ देर तक साथ खड़े होकर अस्थि कलश को देखते रहे। वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अनन्या सिंह के नाम ने उन्हें एक कर दिया था। समीर मठ से नीचे उतरते हुए आसमान की ओर देखने लगा। एक साफ नीला शरद का आसमान। शायद यही वह आसमान था जिसे अनन्या बचाना चाहती थी। भले ही उसका जीवन एक त्रासदी में समाप्त हो गया, लेकिन उसने जो चिंगारी छोड़ी थी वह किसी के दिल में लगकर एक न बुझने वाली मशाल बन गई थी। इस बीच जेल में बंद रोहन ने अपनी सारी संपत्ति समाज को दान कर दी और अपना बचा हुआ जीवन पश्चाताप में बिताने का फैसला किया। बेशक यह कहानी का एक और काल्पनिक हिस्सा है। असल में वह मर चुका था, लेकिन अगर वह बच जाता तो अपनी बहन की मौत पर उसे कैसा महसूस होता? क्या वह देर से पछतावे और अपराधबोध में छटपटाता? सच्चाई कोई नहीं जानता। दूर दक्षिण में समुद्र के किनारे एक छोटे से कस्बे में हार्डवेयर की दुकान लंबे समय से अपने मालिक के बिना वीरान पी थी। शटर पर जंग लग गई थी और साइन बोर्ड का रंग फीका पक गया था। गांव के लोग कभी कभी उसके सामने से गुजरते हुए उस दुर्भाग्यपूर्ण भाई बहन को याद करते थे। एक समय के साने का रंगा, सीधे सादे और मेहनती दुकान के मालिक और हर छुट्टी पर आकर अपने भाई की मदद करने वाली एक अच्छी छोटी बहन की छवि। उनकी कहानी एक किंवदंती की तरह रह गई। एक त्रासदी से शुरू होकर त्रासदी पर खत्म हुई, लेकिन इस प्रक्रिया में एक इंसान के दर्दनाक संघर्ष और विश्वास ने राख के ढेर में खिलने वाले एक फूल की तरह लोगों के दिलों में एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिटेगी। अनन्या सिंह वह एक असफल नायिका थी, लेकिन इसीलिए वह एक और भी संपूर्ण किंवदंती बन गई। उसकी आखिरी चिंगारी ने भले ही उसे खुद जला दिया, लेकिन उसने एक अंधेरी दुनिया को कुछ पल के लिए रोशन कर दिया। और वह रोशनी
बचे हुए लोगों की यादों में हमेशा जलती रहेगी।